एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मुझे बहुत तगड़े का कोल्ड हुआ है तो आवाज़ थोड़ी सी इधर से उधर लग रही होगी। मैंने सोचा इसका वारा न्यारा कर दूँ। कमेंट पढ़ के मुझे बस मिनी अटैक नहीं आया। सबने कहा ठीक है, वो सब तो ठीक है, इसका पार्ट भी दे दो और संडे वाला भी दे दो। मैंने कहा बस आगे पढ़ना ही नहीं है, बात ही खत्म है। मजाक था, आप लोगों का कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगा। तो मैं ये इसका लास्ट पार्ट आ गया है, आज ये ख़त्म हो जाएगा। मैं अब बता दूँ कि दूसरे चैनल पे जब भी स्टोरी आएगी, ऐसी स्टोरी आएगी कि मैं बस बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा उसे शेयर करने के लिए एक्साइटेड हूँ और एटलीस्ट 3-4 घंटे तो उसके लिए इनफ नहीं होंगे। आई थिंक 5 से 6 घंटे जाने ही चाहिए। स्टोरी ही कुछ ऐसे है और समथिंग यूनिक है, मतलब अब तक जितनी भी स्टोरीज़ आई हैं सबसे अलग है। तो प्लीज़ उसके लिए भी एक्साइटेड रहिएगा। आई डोंट नो कब आती है, लेकिन जब भी आएगी बिल्कुल अलग आएगी। तो चलिए चलते हैं इसके आखिरी यानी कि लास्ट पार्ट की तरफ। इसमें आपको वी बुझान का तड़कता भड़कता रूप और जेलसी देखने को मिलेगी। ऊपर से वांग जी एज यूजुअल सेम ही है। तो देखते हैं, और जितनी भी डोरियां हैं इस बार पूरी तरीके से पिन अप हो जाएंगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिस तरह वांग जी ने किया ना उसे जस्टिफाई किया जा सकता था, और ना जो वी बुझान ने किया ना उसे जस्टिफाई किया जा सकता था। ऑल ओवर सिचुएशन ही ऐसी थी, किसी को पूरी तरीके से सही और पूरी तरीके से गलत तो बिल्कुल भी साबित नहीं किया जा सकता था। चीजें वहां तक पहुंच गई थी जहां हम देखते हैं विभूजियान को पता चला कि आखिरकार इन सब के पीछे रीजन क्या था। एक बंदा अगर उसे घर की चार दीवारी में रहने के लिए कहता था या फिर पूरे बॉडीगार्ड के साथ बाहर भेजता था, तो आखिरकार क्यों और ऐसा क्यों था। इसके बाद जब उसे सब कुछ पता चल गया, तब उसने फिर से अपने घर की तरफ का रास्ता लिया, क्योंकि उसे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। वो जानता है दुनिया काफी उसके लिए टॉक्सिक है और वो अपनी पर्सनल जिंदगी में इतना आगे निकल चुका था। उसका एक नन्हा सा बेबी था, अब वहां से मूव ऑन करके वो जाता भी तो कहाँ जाता। उसके दोस्तों ने उसके लिए एक डेटिंग का प्लान किया था, भले ही उसके दोस्त ने जो कुछ भी किया। हाँ, लेकिन एक चांस यहाँ पर यह था कि वी वुजान को इस बात का भी एहसास होना चाहिए था कि उसे लान जान के अलावा कोई और दूसरा मर्द चाहिए भी नहीं, और इसके लिए वो डेटिंग का एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत जरूरी था। जिसकी वजह से उसके दोस्तों ने कर तो दिया, लेकिन वी वुजान ने इस बात का एहसास कर लिया था कि वो किसी और के साथ रह ही नहीं सकता, कोई उसके स्टैंडर्ड को पा ही नहीं सकता, और वांग जी की तरह कोई उसे प्यार नहीं कर सकता, एंड वो भी किसी और के बारे में ना सोच सकता है ना उसके साथ रह सकता है। विंग वापस आया था, भले ही लांजा ने नाराजगी जताई हो। ऑफकोर्स वी वुजान के लिए उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले थे। थोड़ा तो नाराजगी उसने जताई, लेकिन एंड देन वी वुजान को घर में एंट्री मिली। ऑफकोर्स उसका ही घर था। बेबी को देखकर वी वुजान फ्लाई फ्लाई हो गया था, उसका बेबी तो डबल फ्लाई हो गया था। इसके बाद बेबी ने अपना रास्ता ही पलट लिया एंड वो मम्मा का फेवरेट हो गया। चीजें वहां तक पहुंच गई थी जहां हमने देखा था वी वुजान को असल में पता चला कि आखिरकार उसके और वांग जी की जिंदगी में उसका रोल क्या था। रोल का मतलब यहाँ टॉप और बॉटम से नहीं था, रोल का मतलब कि उसकी जिम्मेदारियां आखिरकार एक पार्टनर, एक बेबी का पेरेंट्स था। वो तो कहीं ना कहीं वो अपनी चीजों को समझ रहा था, ऊपर से वांग जी को भी समझने की कोशिश कर रहा था। ब्लंडर तो तब हो गई जब पहली बार उसने खाना निकाला, क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं था कि खाना निकालते कैसे हैं। और चीजें वहां तक पहुंची जहां हम देखते हैं विभूजन काफी एफर्ट डालता है एंड इस चक्कर में उसे काफी वीकनेस हुई, क्योंकि उसने खाना पीना सही से काफी लंबे वक्त से खाया भी नहीं था। वो हॉस्पिटल पहुंच गया जब विंग के घर वाले उसे टीज करने लगे, ये कहते हुए कि उसने बेबी कैरी कर लिया है, बेबी कैरी कर लिया है। और खासकर चेंग ने जब इस बात पर चिढ़ाया तो वांग जी को बहुत ज्यादा चिढ़ लगी। एज यूजुअल वो अपने बंदे की तरफ से बोला एंड उसने कहा उसे ट्रस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं, सब उसे टीज कर रहे हैं। उसने सबसे भी कहा कि उसे टीज करना बंद करो। चीजें वहां तक पहुंची जहाँ वांग जी उसे हॉस्पिटल से लेकर आया था। अब जब से विंग वापस आया था तब से लेकर आज तक ये उनका पहला राब्ता और कनेक्शन था। कार जैसे ही लान हाउस के बाहर रुकी, एक तो उसकी शादी की सालगिरह थी जिसकी वजह से लान हाउस पूरी तरीके से सजा दिया गया था। कार रुकते ही वांग जी ने उससे कहा कि मुझे ट्रस्ट था, मतलब कि वे वुजा ने जब उसे पुकारा ये सोच कर के साथ वो उससे बात कर दे। हालांकि थोड़ी देर लांजन कुछ नहीं बोला, विंग को लगा कि वो अभी भी नहीं बोलेगा, बट एंड देन लांजन ने कहा कि हाँ। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। क्या उसने मेरी बातों का जवाब दिया? विभूजा ने चौंक कर बच्चे की तरफ देखा, बच्चे ने चौंक कर मम्मा की तरफ देखा, क्योंकि बच्चा भी उतना ही चौंका हुआ है। वांग जी ने कार का दरवाजा खोला, अपना हाथ आगे बढ़ाया, विभूजन का हाथ पकड़ा। बच्चा जो पूरी तरीके से कंफ्यूज है, ये इसे कहते हैं
प्रिंस से ट्रीटमेंट अब जाकर उसे पता चला कि आखिरकार ये होता क्या है। उसके अंकल डरते रहते बट उसे कभी बताते नहीं है। एक मिनट, वांग जी ने उसे रोक दिया। तुम्हारी स्लीपर नहीं है, मैं तुम्हें उठाता हूँ। ये कहते हुए उसने विंग को उठाने की कोशिश की। वो सब तो ठीक था, वो सब तो ठीक था, मतलब बच्चे ने मुंह घुमा लिया, अब तो दो तरफा हो रहा है। मतलब डैडी तो मम्मा के आगे उसे देख ही नहीं रहे, जबकि वो इकलौता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए इस बात को बर्दाश्त नहीं करने वाला था वो। ठीक है, तुम उसे ले लो, मैं चल लूंगा। फिर हुसैन काफी देर हिचकिचाने के बाद बोला, क्योंकि बेबी खड़ा हुआ टुकुर टुकुर दोनों को ताक रहा था। अब कंफर्टेबल था ही नहीं दोनों के लिए। तब तक पीछे से बाकी गाड़ियां भी वहां पहुंच गई थी और मून जल्दी से उतरा। वो वांग जी के पास से पहुंचा। एक काम करो, बेबी को ले लो। मून ने बेबी को उठाया। बेबी ने मुंह घुमा लिया, उसका मुंह फूल चुका। न तो मम्मा ने उसे देखा, न डैडी ने उसे देखा। आखिरकार अंकल ने उसकी थोड़ी बहुत इज्जत की और उसे गोद में लिया। ऑकवर्ड है, महबूजा ने मन में सोचा। बहुत दिन हो गए मैंने इस तरह की चीजें देखी हैं। ऐसा लग रहा है कि मैंने सालों ऐसे ही गुजार दिए। कितना अकेलापन लगता था जापान में। मैं चाह कर भी कहीं मन न लगा पाया, यहाँ तक कि डेटिंग पर भी मेरे दोस्तों ने भेजा। अच्छा हुआ कि मैं डेट पे चला गया। एटलीस्ट मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं किसी और के अराउंड कंफर्टेबल हूँ ही नहीं। ये बंदा मुझे उठाकर कुछ भी कर ले, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल होता हूँ। मुझे अभी भी याद है, एलेक्स ने मुझे छुआ था, मुझे कितनी हेट हुई थी और मुझे बहुत रोना आया था। पहले लगता था कि शायद मुझे वांगजी की ही आदत है। बाद में पता चला कि मेरी बॉडी किसी और को हिलाओ भी नहीं करती है। मैं कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी में दूर दूर तक वांगजी के अलावा कोई नहीं है। लानजान ने उसके चेहरे को देखा। वो अभी बीबी वुजान को गोद में उठाकर लान हाउस के मेन गेट से अंदर हॉल की तरफ बढ़ रहा था। वीन की नजर तो अब घर पे गई थी। पूरा घर जगमगा रहा था। आज उसकी एनिवर्सरी थी। जाहिर सी बात है कि बहुत प्यार से मनाया जाता है हर साल। वो थोड़ी देर चुप रहा। कितने साल हो गए उसकी शादी में, लेकिन उसने कभी इस शादी को उस तरह एंजॉय नहीं किया जिस तरह एक कपल के बीच सब कुछ होता है। ये शायद पहली बार है जब वो ये सब करने जा रहा था। वही वुजान ने लानजान के चेहरे को देखा। वो अभी भी उसकी गोद में था। एंड लानजान के मैनेजर और उसके पीए दोनों लोग हॉल में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। एंड लानजान का इंतजार कर रहे थे। भी वुजान ने फिर से मन में कहा, क्योंकि सारे लोग उसे ही देख रहे थे। बट वांग जी ने किसी की कोई तवज्जो नहीं की और वो सीधा वी वुजान को कमरे में लेके जाता है। उसे बेड पे लिटा कर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है। ब्लैंकेट डालने के बाद उसने वी वुजान की तरफ देखा। अपनी घड़ी देखी तो उसमें 8 बज रहे थे। अभी 2 घंटे का टाइम है, आराम करो, फिर तैयार हो जाना। ये कहते हुए वो तुरंत मुड़ गया। वी वुजान कहना चाहता था कि क्या वो अपना नाराज नहीं है, क्या उनके बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कह ना पाया। सीन शिफ्ट होकर नीचे पहुंचता है। मून जो कि बेबी को लेकर खड़ा था। वांग जी ने कहा कि बेबी को विंग को जाकर दे दो। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहाँ मून जो है कमरे में इंटर हो जाता है। वो बेबी को बेड पे बिठा देता है। आप लोगों के बीच तो सब कुछ ठीक हो गया, आंख मारकर इशारा कर रहा था। मैंने सोचा मेरा चांस बैठ सकता है। आखिरकार आप दोनों में नहीं बनेगी तो आप मेरे हो सकते हैं। थोड़ा सा फ्लर्टी फ्लर्टी होकर उसकी तरफ देखकर बोलने लगा। ओ रियली? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हारे भाई से बात कर सकता हूँ। वे वजन कम थोड़ी न था। वांग जी जानता है वो मुक्का कितना जहरीला है। या, मेरा मतलब कि भाई से कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही अफेयर रखना चाहते हैं तो मुझसे रख सकते हैं। ओह कम ऑन। वी वुजान ने उसकी तरफ देखा। मुझे डर थोड़ी ना लगता है। आओ, तुम्हें अफेयर करना है ना मेरे साथ। ये कहते हुए वुजान ने अपना हाथ उससे पकड़ा है। आप तो सच में अपना हाथ दे रहे हैं। ब्लस ब्लस कर गया था, पूरा फ्लाई फ्लाई हो गया था। वी वुजान मुस्कुराता है। वो जानता है मून की और उसकी कितनी बनती है। बचपन में तो मून बहुत नन्हा सा था। वी वुजान से थोड़ा बड़ा है, बट ठीक है, उनके बीच बनती अच्छी है। इस बार पार्टी में बस जेजन और दीदी आई थी। किसी से नलान जाने कहा था तो कोई आया भी नहीं था। पिछली बार उसने पूरी फैमिली को बुलाया था, बट इस बार ये रिस्क नहीं लेने वाला था वो। और कौन आया है? वी वुजियान जो कि मून से रेडी होते हुए पूछ रहा था। और कोई नहीं आया, बस दीदी आई है और जेडन आया है। ओह चलो ठीक है, बाकी लोगों को नहीं बुलाया। क्यों, आप नहीं चाहते थे कि उन्हें बुलाया जाए? नहीं, मैं नहीं चाहता था। वी वुजन अलमारी खोलता अपने कपड़े देखता है। आखिर उसे पहनना क्या था उसे नहीं पता। इस बार वांगजी ने उसके लिए क्या चूज किया है। एक काम करो, अपने भाई से जाकर पूछो कि उन्होंने मेरे लिए कौन से कपड़े लिए हैं। मैं नहीं जाऊंगा, वैसे ही घूरने लगते उनके काम के बीच में चले जाओ तो अपने पीए से बैठे कुछ बातें कर रहे हैं। और सच बोलूं बहुत क्लोज क्लोज बैठे हुए हैं। मुझे तो लगता है उनके बीच कुछ, और फिंगर का इशारा करते हुए बता रहा था कि उनके बीच कुछ चल रहा है। ए? वो सब तो ठीक था। वे वजन वांग जी को काफी हद तक जानता है, लेकिन वो भी जानता है कि पीए उसे कभी पसंद नहीं आती वांग जी के अराउंड। क्या सच में? और नहीं तो क्या, आपको नहीं पता वो कौन सी पीए है? वो परकटी 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 का मतलब उनके बाल जो है बहुत स्टाइलिश थे। तो अब
मून को कुछ आया नहीं तो उसने कहा पर कटी वाली भी आई हुई है। बिंग को याद आया वो बहुत स्टाइलिश लड़की है, काफी हॉट और सेक्सी सेक्सी है। ओह अच्छा। और नहीं तो क्या, वांग जी भाई के जस्ट बगल में बैठी हुई है, 1 इंच का फासला भी उनके बीच नहीं है। मिर्च मसाला भी तो लगाना था। ओह अच्छा। वे वो जान जो कि ओह अच्छा करके थोड़ी देर को सोचता रहा। एक काम करो, तुम जाकर रेडी हो जाओ, वैसे भी केक कट होने वाला है पार्टी में, बाकी हम ही लोग हैं तो जल्दी से रेडी हो जाओ वरना लांछन को गुस्सा आएगा। मैं जाकर खुद ही पूछता हूँ, आप सच में जा रहे हैं क्या? हाँ जा तो रहा हूँ। वे वो जान जो कि थोड़ा रुक कर सोचकर बोलता है कि वो खुद ही जाएगा। एंड वो मन में सोचता है वो पहली बार उसे इंटरप्ट करने जा रहा है। वो कभी भी उसके काम के मामले में बीच में नहीं जाता है, बट न जाने क्यों पीए का नाम सुन के उसके नीचे से सुलग चुकी है। अब जब उसे एहसास है कि उसका हस्बैंड है, उसका मर्द है, अब उसके बच्चे का बाप है, देन उसे बहुत जलसी हो रही है। अजीब है, वे वजन सीरियस उतरते हुए मन में सोचता है, ये फीलिंग्स मेरे अंदर पहले कभी नहीं आई। आई मीन उसकी पीए मुझे कभी पसंद नहीं आई। आज तो मैं नीचे से जल रहा हूँ, इतना बुरा क्यों लग रहा है? वे वो जान चुके बहुत कुछ सोच रहा था। ऑफकोर्स वो काफी हद तक जेलस था, उसका हस्बैंड इतना हैंडसम जो है। जाऊं या नहीं जाऊं, जब वो देखता है कि हॉल एरिया में सोफे पर बैठे दोनों कुछ बातें कर रहे हैं। उसकी पिया अभी भी कुछ उसे समझा रही थी, मे बी मीटिंग का शेड्यूल वगैरह, जो कुछ भी, कुछ तो बातें हो रही थी। बट विभूजन थोड़ा सा रुक जाता है। हॉल के दूसरी तरफ अभी पार्टी की तैयारियां चल रही थी। विभूजन ने दूर से लांजान को देखा, जो काफी ध्यान से अपनी पिया को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर तो वो रुका रहा। मुझे हिम्मत करनी होगी, मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। आई नो आई वांट हिम, मैं जानता हूँ मैं उसे चाहता हूँ और मुझे मेरे हक चाहिए। मैं जानता हूँ कि चीजें बहुत वेट हुई, हमारे बीच तो अब एक पति से दूरियां नहीं रहनी चाहिए। बुरा लग रहा है उसे इस तरह देखकर, मेरे अलावा भी किसी को देखता है। वो घुमा लेता है, वो जानता है बिजनेस की चीजें हैं, स्टिल उसे बुरा ही लग रहा है। अब समझ में आया प्यार में इतना बुरा क्यों लगता है। अब समझ पाया कि मुझे इतना ऐसे क्यों रखता था। अब कुछ उसके हाथ में कोई धागा पहनाएगा तो मुझे भी बुरा ही लगेगा। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो अपने कदम आगे बढ़ाता है, अनवांग जी के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। मन में सोचता है मुझे बिल्कुल भी हकलाना नहीं है, क्योंकि वो नर्वस हो जाता था तो चीजें मिक्स कर देता था। अभी उसे कॉन्फिडेंस फील हो रहा था एंड वो जानता है कि वो पिया को दिखाना चाहता है। लांजन, उसने एक ही बार में जब उसे पुकार लिया तो लांजन को भी हैरान हुई। बंदा एक बार में लांजन कह ही नहीं पाता था, जब भी कहता था हमेशा कहता था लांजन, और अभी एक ही बार में बोल पड़ा। लांजन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। अब कुछ उसके चेहरे पर काफी शॉकिंग शॉकिंग एक्सप्रेशन बने थे। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? वही कहते हुए उठ भी खड़ा हुआ था। मैं वो कह रहा था कि उसने एक बार पीए की तरफ देखा, मन में कहता है विभूजन फोकस, तुम्हें अकलाना नहीं है उसके सामने, और ये नहीं दिखाना है कि तुम नर्वस हो। मैं वो कहना चाह रहा था लांजन की मेरे कपड़े कहाँ पर हैं, क्या तुमने मेरे लिए चूज किए थे कुछ कपड़े इस बार? वांगजी जानता था कि वो क्या नोटिस करवाना चाहता है, एंड वांगजी सेम चीजें नोटिस करता है कि विभूजन आज एक बार भी उसका नाम लेते हुए बिल्कुल भी हड़बड़ाया नहीं था। हाँ वो मेरी अलमारी में रखे हुए हैं, मेरे कमरे के, आई मीन की हमारे कमरे के। वांगजी ने भी अपनी बात को कहा। तो अच्छा तुम चल के दे दोगे? लांजन ने उसकी तरफ देखा। अलमारी का मतलब अलमारी में है, अब अलमारी कहीं 10, 12, 50 थोड़ी ना था जो तलाश करना इतना मुश्किल था। अभी वुजान बुला रहा था उसे। हाँ क्यों नहीं, वांगची कहते हुए पीए की तरफ इशारा करता है कि वो 10 मिनट बैठे, मैं आता हूँ। एक काम करो, वे वुजान ने पीए की तरफ देखते हुए कहा। लांजान पूरी तरीके से शॉक्ड था, ये क्या हो गया था। बिजनेस के मामले में बंदे ने कभी कुछ नहीं कहा था। बिजनेस तो छोड़ो, वी वुजान वांगची से कभी बात नहीं करता था सबके सामने, तो बिल्कुल भी नहीं। बट आज उसने पिया को सामने से पुकार भी लिया था। लांजान वी वुजान की तरफ देखता है कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहा था पिया से। एक काम करो, तुम आ ही गई हो तो डिनर करके जाना, और हाँ अभी बिजनेस की बातें रहने दो क्योंकि वो अभी बिजी है। लांजान ने उसकी तरफ देखा। जेबुचुन जो काफी दूर बैठे हुए थे एंड अभी कुछ इमरजेंसी की बातें कर रहे थे, वो भी काफी हद तक शॉक्ड हो गए और वी वुजान को देखने लगे। उन्हें अच्छा लगा था और वांग जी का पूरा चेहरा लाल था, इवन उसका कान भी लाल हो गया था, वो इतना ज्यादा ब्लश कर रहा था। एक्सक्यूज मी सर। पीए ही हिली विली हो गई थी, मतलब इससे पहले पीए उसे अकलाते हुए देखती थी, आज खुद ही अकला रही थी। ओके। अब वो क्या करती, वांग जी के चेहरे को देख रही थी कि कुछ हाँ ना बोले, बट बंदा कहाँ बोल सकता था, हम ऑलरेडी जानते हैं वो ग्रीन फ्लैग टाइप का है। हाँ ठीक है, खाना खा के जाना, वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए बिना एक्सप्रेशन के कहा। चलो, वे उसे देखते हुए कहा कि चलो कपड़े दे दो।
लान जंजू की विभूषण के पीछे पीछे चला था। विभूषण मन में कहता है, अंदर से हिली पड़ी, मेरे पटके हाथ में आ गई। मैं क्या करूं यार, बोल तो दिया, लेकिन अभी कमरे में अगर उसने कहा कि मैं इतना बहादुर क्यों बन रहा था, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे उस लड़की से जेलसी हुई जो सिर्फ और सिर्फ उसकी पिए है। बकवास है। विभूषण ने बिल्कुल नर्वसनेस में बहुत सारी बातें सोची कि मैं क्या जवाब दूंगा। सीन शिफ्ट कर कमरे में पहुंचा। वांग जी ने अलमारी खोली। सबसे ऊपर ही उसने विभूषण के लिए जिस बार कपड़ा लिया था वो सबसे ऊपर रखा था। ये तुम्हारे लिए है और ये बेबी के लिए है, वांग जी कहते हुए उसके हाथ में कपड़े देता है। और ये उसके उसने मैचिंग की हेयरपिन ली हुई थी, उसने विभूषण के हाथ में रखी। विंग ने लांछन की तरफ बेतहासा देखा, जो जब भी उसके लिए कपड़े खरीदता था मैचिंग की हेयरपिन जरूर ले लेता था। मोस्ट ऑफ टाइम वो लेता था क्योंकि उसे विभूषण के ऊपर अच्छा लगता था। वो जरा भी नहीं बदला। चीजें इतनी उतार चढ़ाव से गुजरी उनके बीच। उसे लग रहा था कहीं वांग जी बदल ना जाए, बट वो बंदा नहीं बदला था। वो मैं कह रहा था कि क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? धीरे से विभूषण ने हिम्मत की और उससे कहा, नो, आई वॉज नॉट एंग्री। मैं तुमसे गुस्सा नहीं था। मैं बस हर्ट था बहुत ज्यादा। मैं बस अफसोस में था। शायद मैंने ही ज्यादा हर रोज की तरफ देखता है। शायद मैंने ही ज्यादा कड़ाई कर दी होगी, जिससे तुम्हें मेरी बातें बस बंदी से लगी होंगी। आई डोंट नो, मुझे भी क्या बोलना चाहिए। लान जान, मुझे भी नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए। इट्स ओके, कुछ नहीं पता तो मत बोलो। ठीक है। क्या हुआ, तुम इतना हकला क्यों रहे हो? नहीं तो। वो खुद से कमरे में हकलाने लगा। अभी नीचे तो काफी बहादुरी दिखाई जा रहे थे, अब भी भूजान ने मुंह घुमाया। इसी बात का डर था, बंदे ने वही बात खोद के बैठ गया। वो भी भूजान मुंह घुमाकर अपने कपड़े को सीने से चिपका लेता है। वो क्या बोले, मतलब उसकी सांसें भी तेज तेज चलने लगी थी। ऑल्सो आई वाज शॉक्ड। आखिरकार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? आई मीन कि बिना चीजों को मिक्स किए हुए। क्या तुम्हें, और वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, तुम्हें मेरे पार्टनर होने वाली फीलिंग्स आ रही हैं? उसने बिल्कुल कोल्ड चेहरा बनाते हुए पूछा। "अ, नहीं तो, मैं नर्वस नहीं रहता बात करते हुए, और खुद अभी भी नर्वस हो रहा था। तुमने मुझे माफ कर दिया? वही वुजियान ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। मैंने कहा ना, माफी जैसी कोई बातें नहीं है। आई वॉज एंग्री। मैं बस चाहता था कि तुम देखो दुनिया कैसी है। मैं सोचता था वापस आ जाओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो समझ लूंगा शायद मैं ही बुरा था। तो क्या हमारे बीच अब कोई दूरियां नहीं है? मेरा मतलब अब कुछ भी नहीं है। हाँ, लालचंद ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, मुझे लगता है चीजें पहले जैसे नहीं रही। आई डोंट नो, लालचंद ने कहते हुए उसके चेहरे को देखा। रेडी हो जाओ। फिर वो टाइम देखता है, 10 बजने में बस आधे घंटे बाकी है। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहाँ बेबी मुंह घुमा के बैठा हुआ था। वो सब ठीक है, मम्मा के लिए तो क्लिप आ गया, मतलब हेयर क्लिप आ गया, उसके लिए क्यों नहीं आया? अब उसे भी चाहिए, मतलब ठीक है, मैचिंग उसे भी चाहिए। बाप रे! मून ने उसे देखा। इसका एटीट्यूड तो बिल्कुल सातवें आसमान पे है। बड़ा होगा तो क्या करेगा? सारी दौलत लुटा के बैठेगा। हाँ, वे उजा ने जो है थक वक के बैठ गया था। मेरे बाप, मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लेकर आऊं? मेरे पास एक ही है। मैं ना लगाऊंगा तो मेरा पर्सन मुझे देखेगा, एंड वो सबसे पहले मेरे हेयर को देखता है। अब मैं तुम्हें कैसे दे दूं? फिर बुझा ने उसकी तरफ गुस्सा करते हुए कहा। बेबी ने मुंह घुमा लिया और अपना चेहरा तकिए में घुसेड़ लेता। तकिया ऊपर से उसने रख ली थी। अब वो ना देखेगा किसी को, ना उसे रोना आएगा। उसे बहुत रोना रोना आ रहा था क्योंकि उसके डैडी ने उसके लिए वो चीजें नहीं ली जो मम्मा के लिए ली थी। जाओ भाई, इसके बाप को बुला कर लाओ, वही नहीं लेके आया वही झेलेगा। मैं जाता हूँ। जेठन जल्दी से नीचे पहुंचा। वांग जेबी भी जेबुजन से कुछ बातें कर रहा था। हाँ जीजा जी, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बोलो। वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए तुरंत उसे अटेंशन देते हुए कहा। आई मीन कि मेरे बेबी को कुछ चाहिए, मतलब मेरे बच्चे को कुछ चाहिए। क्या हुआ? वांग जी अचानक से वैरिड होते हुए उठा। वो नाराज है आपसे? हुआ क्या है? पता नहीं, आपको अंदर जाना होगा। सीन शिफ्ट कर 5 मिनट बाद पहुंचता है। बच्चे ने घूम कर देखा। जब डैडी की आवाज सुनी, अब डैडी के सामने रो धो कर दिखाएगा कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है अंदर से। उसका दिल हर्ट है क्योंकि उसे हेयर पिन नहीं मिला है। हे, क्या हुआ? वांग जी ने उसे गोद में खींचा। जबरदस्ती ब्लैंकेट पकड़े हुए था। दिखा रहा था कि डैड के कोट में नहीं जाना। वी वुजन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। गुस्सा तो उसे नहीं आता था अपनी औलाद पे, लेकिन ये सब ठीक था। उसका अपना हेयर पिन मांगने की क्या जरूरत थी? क्या बात है? वांग जी ने उसके बैग पे अपना हाथ लगाते हुए उसे सहलाते हुए पूछा। क्या हुआ? वो भी हुसैन की तरफ देखकर बहुत प्यार से पूछता है। जेडन ने मुंह घुमाया था। जीजा जी की यही आदत उसे बहुत अच्छी लगती है। भले ही दुनिया में कुछ भी हो जाए, अपने पर्सन को कितना प्यार से बोलते हैं। उसे भी चाहिए मेरी तरह ये। भी हुसैन फिंगर अपने जो हेयर में लगा हुआ पिन था उसे दिखाते हुए कहता है। हैं?
लालजान ने अपने बच्चे की तरफ देखा। तुम्हें भी चाहिए? बेबी ने मुंह घुमाया। रोने रोने हो गया। दिखा रहा था हाँ नहीं बोलेगा, लेकिन उसे चाहिए, उसे भी चाहिए था। हो, लालजान ने अब विंग की तरफ देखा। अब इतनी आसानी से मंगाया भी नहीं जा सकता था। अच्छा, उसने विभूजान की तरफ देखा। मैं नहीं दूंगा, विभूजान उसे देखते हुए कहा। उसमें दो है, तुम एक दे दो। ठीक है, लेकिन ला देना, मैं तुम्हारे लिए पूरी कंपनी ला दूंगा, पहले बस एक दे दो। वांग जी ने एक हेयर मतलब विभूजान ने एक हेयर पिन निकाल के दे दी, क्योंकि वो पैर में पहने हुए था। तो वांग जी ने उसके बेबी के हाथ में पकड़ाया एंड उसे अपने दिखाया कि अपनी जेब से निकाल रहा है। वो अपने बेबी के लिए लाया था, लेकिन सरप्राइज के लिए उसे दिया नहीं था। बेबी ने स्माइल पास किया एंड उसे लगा कि सच में उसके डैडी लेकर आए थे एंड सरप्राइज के लिए उसे दिया नहीं। वो भी हीरा है अपने घर का एंड बहुत चाहता है। डैडी उसके लिए भूल कैसे सकते हैं। बच्चों को कम से कम ये वाली वाइब आ चुकी थी एंड तब जाकर वो रेडी हुआ था। पार्टी में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे और ज्यादा लोग किसे ही चाहिए थे। थोड़े बहुत बिजनेस के लोग थे, थोड़े बहुत वीवीआईपी लोग थे। वांग जी ने वी हुसैन की तरफ देखा। उसने वी हुसैन के हाथ में वो चाकू दिया। उसकी गोद में भी बच्चा था। वींग ने सामने खड़े लोगों को देखा। वो महसूस करता है कि पिछली बार से कुछ लोग अभी ज्यादा थे। मे बी वांग जी धीरे धीरे वी हुसैन को कंफर्ट करवा रहा हो, या फिर वो पहली जैसी चीजें थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहा हो ताकि उसे अनकंफर्टेबल ना लगे। बहुत सारे नए चेहरे थे जिसे वी हुसैन नहीं जानता था। खैर, वांग जी ने हाथ लगाया, तब जाकर वी हुसैन ने केक कट किया और हर बार उसने फिंगर से उसे खिलाया था। इस बार भी वी हुसैन ने फिंगर से ही अपने केक को लिया और उस पूरी फिंगर उसके मुंह में डाली। पूरी फिंगर मतलब फूहड़ पना में नहीं, मतलब बहुत प्यार से उसके मुंह में रखते हुए खिलाया। कितनी वार्म फीलिंग आ रही है। इससे पहले जब भी मैंने उसे खिलाया, हमेशा बेरुखी से खिलाया। उसे कितना बुरा लगता होगा। बेवजह अपनी फिंगर बाहर निकालना भूल ही गया। एक वीवीआईपी गेस्ट जो था ना, टीज करते हुए कहता है, कपल मोमेंट बन रहा है, अब तो हाथ बाहर निकालना ही भूल गए। और बातें भी हो रही थी उसमें। बेवजह ने उनकी तरफ देखा। सॉरी, उसने लांजन की तरफ देखते हुए कहा। इट्स ओके। उसने बेबूजान की कमर को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। बेबी बीच में धंसा जा रहा था। मम्मा डैडी के रोमांस में बेचारा कबाब में हड्डी बन गया, बीच बीच में पिस रहा है घुन की तरह। बेबूजान उसके चेहरे को देखता है। क्या वो मुझे किस करेगा, वो मन में सोचता है। अगले ही पल वांग जी ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखे थे। मीडिया वाले थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर रहे थे। हमेशा से उसने अपने पर्सन को छिपा के रखा था, अब बहुत है, अब नहीं छिपाएगा। मीडिया वाले बेबूजान अचानक से परेशान हुआ, बट वांग जी ने उसकी कमर को दबाते हुए कहा, इट्स ओके, वो साथ में है। वेंग ने गहरी सांस ली। वो भी समझ सकता था कि वांग जो उसे कंफर्ट कर रहा है। थोड़ी ही देर में सबको केक प्रोवाइड कराया गया, मतलब केक जो है शेयर किया गया। जेडन और मून जो है एक ही कप में जो है केक खा रहे थे। ऑफकोर्स उनके बीच भी कपल मोमेंट था, बस टॉप और बॉटम का फैसला हो जाए एंड देन कपल बन ही जाने हैं। इसके बाद सब लोग खाना खाने लगे। बाकी खाना तो हॉल के दूसरे एरिया में हो रहा था। सीन शिफ्ट कर रात के 2 बजे पहुंचा। सारे जो है मोस्ट ऑफ गेस्ट जा चुके थे। खाना खा लो। विभूषण अकेले में उससे बैठे हुए देखता है तो उसके पास आकर कहता है कि खाना खा लो। बच्चे को उसने सुला दिया था, बट उसने भी अभी नहीं खाया था। हाँ, तुमने खाया? मैंने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? बस ऐसे ही। मेरा मतलब, विभूषण मन में कहता है, मेरे दिल में जो फीलिंग्स है मैं मुझसे कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता था। विभूषण ने रुक कर जब ये कहा तो वांग जी ने बेतहासा उसकी तरफ देखा। डेफिनेटली सारी चीजें विभूषण के मुंह से वो पहली बार सुन रहा था। ठीक है, फिर खाते हैं। वही 2 बच्चे थे जिन्होंने खाना नहीं खाया था। बाकी ग्रैंड माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वो भी पहले खा के सो गई थी। कम ऑन, वांग जी उसे डाइनिंग टेबल पे बिठा था। मैं निकालता हूँ ना, विभूजान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है। वांग जी ने उसकी तरफ देखा। बैठ जाओ, मैं सिखाता हूँ, इसके बाद निकालना। विभूजान ने मुंह घुमा लिया था। ठीक था, मैं सुना रहा था उसे इनडायरेक्टली। मुझे आता है। क्या? खाना निकालना और क्या? देखा मैंने। वांग जी ने उसे देखते हुए सुनाया। क्या आप मुझे सुना रहे हैं? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? आप इनडायरेक्टली कह रहे कि मुझे निकालना नहीं आता। हाँ, वो तो सच है, इनडायरेक्टली कहना क्या जरूरत है, लेकिन मैं सुना नहीं रहा। ये रहा सूप, ये रहा बाउल। और कभी भी सूप को किसी ऐसे छिछले प्लेट में नहीं देते हैं। बाउल को बाउल में निकाल के देते हैं, या फिर किसी ग्लास में या फिर कप में। डिपेंड करता है कल्चर कैसा है। इसके बाद वो भी वूजन के सामने बाउल रखता है। सबसे पहले बाउल रखते हैं और एक चम्मच उठाते हैं, फिर उसमें सूप डालते हैं और सामने रखते हैं। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट चीज, सूप को कभी भी बिना चम्मच के नहीं देते हैं, वरना
फूहड़ पना लगेगा। वीवू जान चुकी उसकी तरफ देखने लगा। कितनी गलतियाँ उसने कर दी थी। बताओ, प्लेट में उसने सूप निकाल के दे दिया। जब सूप बह गया तब उसे पता चला कि ये तो बाउल में देना चाहिए था। कॉमन सेंस उसका कॉर्नर में चला गया था उस दिन। उसके सामने मेरा पोपट होता है। वो मन ही मन कोस रहा था। सूप निकालना इतना कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं शायद नर्वस था इसलिए मैं कर नहीं पाया सही से। अंडरस्टैंड? खासकर ध्यान रखना कि पानी पास हो। क्या मुझे रोज करना पड़ेगा? नो, लांचा ने मना किया। लेकिन जब भी करो इस बातों का ध्यान रखना। क्या आपको ये बुरा लगा? मैं वेल सेटल नहीं हूँ। हाँ, वेल सेटल तो नहीं हो, क्या किया जा सकता है? वांग जी कहते हुए चेयर पे बैठा था। क्या आप मुझे सुना रहे हैं क्योंकि मैं वेल सेटल नहीं हूँ? हाँ, लांचा ने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? वेल सेटल नहीं हो तो मैं जानता हूँ। मैं सुना नहीं रहा। खाना खाओ। वांग जी ने बाकी खाना भी उसे निकाल के दिया था। वेल, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरे लिए चाहो तो कर सकते हो। बाकी सबके लिए इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। बाकी और बचता ही कौन है? बहुत लोग हैं मेरे अलावा भी, वांग जी ने अपनी जलसी दिखाते हुए कहा। हाँ ठीक है, लेकिन सबसे रिश्ता लगता है। मैं उनके लिए कर सकता हूँ। सुख ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है आजाद। ठीक है, मैं समझ गया। वीवू जैनब खाने लगा था। वांग जी उसकी तरफ देखने लगा। विंग ने भी उसकी तरफ देखा। न ब्लश कर जाता है। वो मुंह ही घुमा लेता है। न वांग जी को देखेगा न ब्लश करेगा। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? वीवू ने थोड़ा खाते हुए उसकी तरफ देखते हुए पूछा। किस बात की माफी? यही जो मैंने किया था। मेरा मतलब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। तो तुमने बचपन से नहीं माना है। मैं किस किस चीज के लिए माफ करूंगा? वांग जी पूरा सुनाने पे उतारू था। उसे वीवूजन को टीज करने में मजा आ रहा था, बट वीवूजन को ये लग रहा था कि वांग जी सुनाने पर उतारू है। मैंने मानी है आपकी बात। मैं कौन सी आपकी बात नहीं मानता था? कौन सी बात मानी है ये बोलो? वांग जी ने सूप जो है पीते हुए उससे पूछा। मैंने आपकी सारी बातें मानी है। वांग जी ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। इतना कुछ होने के बावजूद भी बंदा लड़ाई पे उतारू था। मतलब मिर्ची अभी भी वो बोल रहा था। ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुमने सारी बात मानी है। ठीक है, मैंने नहीं मानी लेकिन अब मैं मानूंगा। लांचा ने उसकी तरफ देखा तो फाइनली जब उसे एहसास हुआ कि ऑफकोर्स बहुत सारी बातें बेबूजा ने नहीं मानी थी, देन वो कह रहा था लेकिन आपको भी इतना कड़ाई से नहीं रहना चाहिए था। हाँ, लांचा ने उसकी तरफ देखा। आई मीन और वो कई बार आई मीन करके बोलता। इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए था। एटलीस्ट आने जाने तो देते अकेले। हाँ, नहीं जाने दूंगा। वांग जी ने फिर से वही कहा। वीवूजा ने बेयकीनी से फिर से उसकी तरफ देखा। पूरी तरीके से हैरान था। बंदा अभी भी उस मामले में नहीं बदला था। मतलब ठीक था कि सब कुछ उसने बदला जितना उससे हो सका। पहले से कैजुअल रह रहा था, धीरे धीरे चीजों को चेंज कर रहा था, बट वो बहुत ज्यादा पॉसेसिव था। अकेले जाने पर अभी भी वो एग्री नहीं हुआ था। बशर्ते मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ, अगर ज्यादा हुआ तो मैं क्लास में साथ नहीं बैठूंगा। अब ठीक है? तो उसने इतना कंफर्टेबल उसे महसूस कराया। मतलब ऑल ओवर वो भी एफर्ट्स डाल रहा था कि चीजें पहले की तरह ना हो जाए। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना है। लांचा ने फिर से उसकी तरफ देखा। मतलब ये चौंक गया था। भी वो जाने से पहले ना पढ़ने की बातें कभी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं पढ़ना चाहता। मेरी पढ़ाई छूट गई। मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में। मेरा बच्चा है इतना छोटा, मैं उसे छोड़ के कैसे जाऊंगा? अच्छा, तो लांजान को थोड़ा ब्लस वाली फीलिंग्स आई। मतलब इसलिए नहीं कि उसने पढ़ने पर मना किया। वांग जी ने शुरू से उसे कहा था उसे जो करना है वो करे। पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़े। कोई लोड नहीं है इतना ज्यादा। लेकिन वो बेबी की बात पर ब्लश कर गया। बेबी को पाकर कैसा लग रहा है? तो फाइनली वांग जी ने अब उसे वो बातें कही थी जिनका गैप उनके बीच आ रहा था। बीइंग ने थोड़ा इमोशनल होकर उसकी तरफ देखा। सच बोलूं तो वो लांछन की तरफ देखता है। वो मन में कहता है मैं उससे कुछ नहीं छिपाऊंगा। जो मेरे दिल में है मैं अब बोलूंगा। सच बोलूं तो क्योंकि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। डेफिनेटली मैं उसे पाकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी किस तरह बदल गई है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये फीलिंग्स बहुत अलग है, इतनी अलग कि ये दुनिया की सबसे स्पेशल फीलिंग्स है। मैं उसे बड़ा होते हुए देख रहा हूँ। मैं उसके अंदर तुम्हारी झलक देख रहा हूँ। मुझे लगता है वो तुम्हारी औलाद है। ये बहुत अलग है। बताना भी मुश्किल है मेरे लिए कि मैं बेबी पाकर कैसा महसूस कर रहा हूँ। पिछले 9 महीने मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थे। तो वापस आ जाना चाहिए था। वांग जी ने उसे देखते हुए अब फिर से उसकी गलती याद दिलाई। अ, बेहुजा ने मुंह घुमाया। हकीकत तो था, उसे वापस आ जाना चाहिए था। 11 महीने क्यों अपने बच्चे से दूर रहा? कौन सा वांग जी ने उसे कभी मना किया था? आखिरी अल्फाज वांग जी की यही थे। जाओ, जाकर दुनिया की हार्श रियलिटी देखो। और जब
समझ आ जाए कि दुनिया में क्या है। वापस लौट आना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुमने मेरी बातों को कभी ध्यान से सुने नहीं सुना। मैंने कहा था जब भी मन हो वापस आ जाओ। तुम जब भी आते तुम्हें ये घर तुम्हारे लिए मिलता, तुम्हारे लिए इसका दरवाजा खुला मिलता। ये तुम्हारा ही घर है। मैं हैरान था कि तुमने 11 महीने कैसे लगा दिया। मुझे लग रहा था कि तुम उससे पहले आ जाओगे। विंग ने उसकी तरफ देखा। बहुत इमोशनल मोमेंट था उसके लिए भी। ऑफ कोर्स दोनों दिल की बातें कर रहे थे। अब उनके बीच वैसी दूरियां नहीं रही थी। दोनों ही अपनी बातें कहना चाहते थे। मौका है, मैं आज कहूंगा, विभूजा ने मन में सोचा। मैं रिग्रेट में था। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। किस बात के लिए रिग्रेट? लांजान ने जानता है कि वो किस बारे में कह रहा था। मैं बच्चे के बारे में। और विभूषण जो कि बहुत इमोशनल हो गया वो मोमेंट याद करके कि उसे तो पता भी नहीं था कि उसने ट्विंस कैरी किया हुआ था। लांजान जो कि उस जगह चुप था। तकलीफ तो उसे भी बहुत थी, बट वो कुछ बोलता तो विभूषण ज्यादा इमोशनल होता। डोंट वेरी, तुम्हारे पास बहुत मौके हैं। यानी वो बता रहा था अभी इनफ नहीं है। एक ही तो बेबी है उसका। वांग जी को तो 4 बच्चे चाहिए। वैसे भी तुम जितने चाहो मुझे दे सकते हो। थोड़ा उसने मूड बदलने की कोशिश की, जानबूझकर चीजों को पलट दिया ताकि विभूजान का ध्यान उससे हट जाए। वो जानता है वो जब भी याद करेगा वो उतना ही दुख महसूस करेगा और उतना ही ज्यादा हर्ट महसूस करेगा। 4-5। विभूजान हैरान होकर उसे देखने लगा। क्यों नहीं करने हैं? उसने सीरियस होकर कहा। मैंने मना कब किया? चलो इस बार विभूजान ने ऐसा कह दिया था। फिर से वांग जी हैरान हुआ और विभूजान की तरफ देख रहा था। वो विभूजान के अंदर के बदलाव को काफी हद तक महसूस कर रहा था। वो लड़का हर बात को समझने की कोशिश कर रहा था और वांग जी का हर बात में साथ भी दे रहा था। ऐसा नहीं था कि ब्लाइंडली कुछ भी बोल रहा था, बट हाँ, वो समझ रहा था कि वांग जी बेबी के बारे में कह रहा था जैसे पहले कहा करता था। उन लोगों ने बात करते हुए खाना खा लिया था। विंग बहुत ज्यादा खुश था, बट वो सोच रहा था वांग जी ने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया। हर साल वो उसे गिफ्ट देता, क्या वो अभी भी नाराज है? वैसे मैं वो जब देखता है कि वांग जी अपने कमरे की तरफ जाने लगा, देन वो कुछ बोलता है। लांजान। जब लांजान ने नहीं सुना तो उसका नाम थोड़ा जोर से पुकारता है। लांजान ने स्माइल पास की, यानी लांजान का स्माइली चेहरा भी वूजान नहीं देख पाया, बट उसे अच्छा लगा। हाँ बोलो। वो पहले से काफी बोल्ड दिख रहा था। लांजान जानता था कि वो बोल्ड है और बोल्ड बन भी रहा था। मतलब कि हाँ, उसके अंदर के बदलाव थे। वो मैं और उसके सामने आया। मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया था। फिर से लांजान हैरान हुआ। वो लड़का कितना उसे हैरान करेगा। लांजान विभूजान के अंदर उस विभूजान को देख रहा था जिसे वो कई साल पहले देखना चाहता था। जिस तरह वो बोल्ड विभूजान को चाहता था, जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर उससे कहे कि उसे प्यार करता है या फिर उसके प्यार में है। कितना वो तरसता था इन सब चीजों को सुनने के लिए, समझने के लिए और देखने के लिए। मेरे लिए? वांग जी हैरान होकर सवाल पूछता है। हाँ, और विभूजान उसके हाथ में एक गिफ्ट पकड़ा था। छोटा सा बॉक्स था वो। मैं और ये ज्यादा महंगा नहीं है। लांजान ने फिर से उसकी तरफ देखा। उसे बेतहासा उस पे प्यार आया। वो कितना ज्यादा क्यूट है। मतलब कि उतना महंगा नहीं है जितना तुम लेते हो। मेरा मतलब डायमंड और ये सब। अच्छा, तो तुम्हें महंगा देना चाहिए था। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, विभूजान ने बिल्कुल उससे चिढ़ते हुए कहा। क्यों? मैंने तुम्हें कार्ड नहीं दिए? अपने दिए हैं, लेकिन मैं उसमें से क्या हुआ? एक्चुअली वो कार्ड मुझे मिला नहीं उस वक्त। क्या? लांजान ने उसकी तरफ देखा। मैंने उसे कहीं घुमा दिया क्या? मेरा मतलब कि मैंने उसे कहीं खो दिया। ओह, तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया, वांग जी ने उसे सुनाया। वीवूजा ने उसकी तरफ देखा और वो रोने रोने हो गया। क्यों? सच में उसे पैसे के लिए सुना रहा था। मैं तुम्हें कितना खर्चा किया है, खाने पीने से लेकर आज तक तुम्हें मैं बड़ा कर रहा हूँ, और तुम कितनी लापरवाही करते हो, कितना नुकसान करते हो मेरा। ये कहकर भी लांजान जो कि जाने लगा था और अपना दरवाजा खोल के अंदर भी हो जाता है। विभूषण मन में कहता है इसने मुझे सुनाया, और उसके आंसू आंखों से नीचे जा गिरे। अपने कमरे में चला गया। दरवाजा तो उसने बंद कर लिया, बट बेड पे लेट कर वो काफी हद तक इस बारे में सोचता रहा कि उसने मुझे पैसे के लिए सुनाया। इस बार तो उसने उसे गिफ्ट भी नहीं दिया था। वो सच में बहुत ज्यादा रुआसा सा हो गया था। वांग जी ने उस पर रखे, मतलब कि बेड पे रखे उस छोटे से बॉक्स को देखा। वो गिफ्ट को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ था। असल में वो काफी देर तक उसे देखता रहा। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि वो गिफ्ट खोल के देखे। महंगा और सस्ता क्या था? वो दुनिया का सबसे कीमती तोहफा था जिसे विभूजा ने दिया था। डजंट मैटर कि उसने कितना सस्ती चीजें खरीद के दी हो उसके लिए। वो हंसता कि रोता उसे नहीं समझ आ रहा था। विंग की बातें उसे हंसा रही थी, बट वो इमोशनल था क्योंकि ऐसा मोमेंट उसकी सालों में बहुत साल बाद आया था, मतलब उसकी जिंदगी में। हिम्मत करके वांग जी ने उस बॉक्स को खोल लिया।
और उसमें बहुत सिंपल सी एक घड़ी थी। हाँ, बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन बहुत सिंपल थी और वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी पसंद उम्दा थी। वांग जी ने उसे लिया और अपने हाथ में पहनने की कोशिश की। शीशे में वो खुद को देखता है और वो उस जगह ब्लश हो गया था। वो कितना अमीर था, दुनिया में रिचेस्ट मैन था। एक सिंपल सी घड़ी पाकर उसे जितनी खुशी हो रही थी, उतनी तो खुशी उसे करोड़ों की गिफ्ट पाकर भी नहीं होती थी। सीन शिफ्ट होकर मॉर्निंग में पहुंचा। बेबूजान की आंखें सूजी हुई थी। मतलब रोना धोना तो उसने अकेले ही कर लिया था। बेबी ने आंखें टुकुर टुकुर ताकी। मतलब रात में तो मम्मा की आंखें ऐसे नहीं थी, कहीं डैड ने तो कुछ नहीं कह दिया। अब डैड को बताएगा। भले ही डैड ने उसे हेयर क्लिप दी थी, लेकिन मम्मा की तरफ से बच्चा बोलेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। देर हो गई। बेबूजान ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। पूरी तरीके से बच्चे को रेडी कर चुका था, बट खुद रेडी होना भूल गया था। अब वो पूरी तरीके से घर गृहस्थी वाली चीजों में आ गया था। यहाँ ऐसा नहीं था कि बच्चे को पालने में बिल्कुल वैसी वाली चीजें कर रहा था। जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है, जो घर को संभालता है उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही बोझ होता है। ये बात सच है। वो जल्दी जल्दी नीचे आया, और जब नीचे आया तो उसने वांग जी को चाय पीते हुए देखा। गुड मॉर्निंग। वे वूजा ने जब ये कहा तो मून ने भी वूजान की तरफ देखा। आपकी आंखों में क्या हो गया? किसी ने आपको रुलाया क्या? मुझे कितना बुरा लग रहा है आपकी आंखें ऐसे देखकर। आप नहीं समझते कि मेरे दिल पे कितने पत्थर पड़ रहे हैं? हैं? वो सब ठीक है। वी वूजान की आंखों को लांजा ने बाद में देखा। अपने भाई के इस फ्लर्ट पना को उसने पहले देखा। एनालमस उसे घूर रहा था। अच्छा, दिल पे पत्थर पड़ रहे हैं? इधर आओ तो। वांग जी ने मून को बुलाया। आप यहीं पर हैं? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। वो जल्दी से इधर उधर देखता है। अब वो कहाँ चला जाए और क्या बातें बना लेता है। ऑफकोर्स उसने जो ब्लेंडेड किया हुआ था। भाई मेरा यकीन करिए, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था, खुद के मुंह से ही कह रहा था। वे वजन के साथ रहते थे, मतलब खुद ही उसकी तरह हो गया था। कम ऑन मून, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे वूजा ने मून का साथ जानबूझ कर दिया। एक तो आंखें सुजा के बैठा हुआ था। रात की बातें उसे अभी भी बुरी लग रही थी। लान जान की नजर वी वूजान की आंखों पर गई थी। क्या हुआ? उसने वी वूजान की कलाइयां पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। अब जे बुजुन जो बैठे हुए थे, बेचारे साधु संत महात्मा टाइप के पर्सन हैं, उनका बैठना तो बनता ही नहीं था। ठीक है वांग जी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बिना नाश्ता किए हुए बेचारे रोमांटिक मोमेंट को देखकर खुद ही कल्टी मार लेते हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे तो ऐसे रोमांटिक मोमेंट में मजा आता है। मून ने बेशर्मी दिखाई, खड़ा रह गया वहीं, और बच्चा भी बेचारा सोच रहा था कि कबाब में हड्डी वही है। डैड का तो अच्छा अटेंशन उसे मिल ही नहीं रहा। कुछ भी नहीं। वे बुजा ने इधर उधर देखते हुए जानबूझकर जताया कि वो गुस्सा है। किस बात से नाराज हो? उसका चेहरा देखते ही वांग जी बढ़ चुका था। मैं नहीं गुस्सा हूँ। उसने उसे देखते हुए फिर वेट को पुकारा। क्या नाश्ता रेडी है? हाँ बबाल, मस्क नाश्ता रेडी है, ठीक है लगा दो। क्या बात है? लांजा ने फिर से उसके चेहरे को पकड़ा। कुछ भी नहीं, वे बुजा ने मना किया। ठीक है। वांग जी ने उसे छोड़ दिया। विंग ने कहा, बकवास है, दो बार तो और पूछना चाहिए, बताने ही वाला था मैं। लान जान जो कि अब टेबल पे बैठा हुआ था, उसका बच्चा उसकी गोद में था, अंगूर की तरफ ताक रहा था। खा तो ढंग से नहीं पाता है, चूस तो लेता ही है। लान जान ने काले काले अंगूर उसके मुंह में डाले और वो उसे आधा खा रहा था, आधा नीचे गिरा रहा था। डैड के पास यही तो मजा आता है, कितना भी कपड़े गंदे कर दे, डैड से कभी उसे डांट नहीं मिली है। वे हो जाने बच्चे के गाल को खींचा। इतना मत खाओ और इतना नीचे गिराकर बर्बाद मत करो। तुम्हारा बाप पैसे खर्च करता है तो बाद में तुम्हें सुना भी देगा। बेबी कंफ्यूज था। बाप सुना रहे थे कि मम्मा इनडायरेक्टली कुछ सुना रहे हैं। ये तो नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो सुनाया जा रहा है एक दूसरे को। हैं? लान जाने बेबू जान की तरफ देखा। ये सुनाने की बात कहाँ से आई? उसे पता है कि उसका पर्सन अभी क्या सोच रहा है। पूरी तरीके से वो अपने पर्सन से मतलब कि अवेयर है, बट जानबूझकर वांग जी ने उसे और ज्यादा टीज किया। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं सच ही तो कह रहा हूँ, आखिरकार तुम सुना जो देते हो सारी बातों। कितना खाया, कितना पिया, कितना तुमने खर्चा किया। और ये बात है, तुम्हें बच्चे को थोड़ी ना सुनाऊंगा, ये बस तुम्हारे लिए है। मुन्नी ने मुंह घुमाया। हद हो गई, इतने अमीर है फिर भी सुनाते हैं पैसे के लिए। मतलब इनके जैसा टॉक्सिक हस्बैंड तो किसी को ना मिले। तलाक ही ठीक था। मतलब धीरे धीरे कह रहा था ताकि भी वूजान के कान भी भर सके। उसे तो मजा आता था लड़ाई लगवाने में। वैसे भी वूजान उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या मैं जॉब करूं? उसने जब ये कहा तो लान जान ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, मैंने कभी तुम्हें कुछ करने के लिए मना नहीं किया है। वहीं कहता, इससे ज्यादा भद्दा मजाक तो उसने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। जॉब कैसे करेगा? 12-12 बॉडी गार्ड उसे घेर के रखते हैं। मतलब जिस जगह चला जाएगा भीड़ वैसे ही लग जाएगी। ऐसे नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा तब तक जॉब नहीं लगेगी। नॉर्मल कुछ नहीं होने वाला है। वो उसके चेहरे को देखकर कह रहा था, तुम्हें जॉब करनी है ना, मैं अपनी कंपनी में प्रोवाइड करवाता हूँ। बकवास है। भी वुजा ने उसकी तरफ देखा। अपने हस्बैंड की कंपनी में कमाई का पैसा तो मतलब फायदा ही क्या हुआ उसे? बाहर वाले यही कहेंगे अपने हस्बैंड की कंपनी में काम कर रहा है। बट उसने लान जान से कुछ नहीं कहा, नॉर्मल मुस्कुराता है।
एक काम करता हूँ, अभी रहने देता हूँ, मेरा बेबी बहुत छोटा है, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, एटलीस्ट 3-4 साल। हाँ, तब तक दूसरा बेबी हो जाएगा। वांग जी ने बिल्कुल सीरियस वे में कहा। मून के मुंह से जो है पूरा जूस नीचे जा गिरा था। एनवी वुजन के भी हाथ कांप गए। वो ठीक था, लेकिन वो इतना सीरियस होकर ये बातें कह रहा था कि सच में उसने प्लान कर रखा है। बेबी ने अंगूरी फेंक दिया नीचे। वो सब ठीक है, उसे नहीं चाहिए कोई भैया और कोई बहन, उसे नहीं चाहिए अभी। वो इकलौता है, उसे मजा आता है, उसे स्पेशल वाली फीलिंग आती है। वांग जी ने उसके गाल को खींचा। नाराज होने से कुछ नहीं है, तुम्हें अपने भाई लेने होंगे। भाई और बहन जो कुछ भी एक्सेप्ट करना होगा। तुम ये क्या कर रहे हो? वो बुजा ने धीरे से कहा। क्यों? मेरा मतलब बच्चे के सामने तो क्या हुआ? मेरा मतलब मून के सामने तो क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं सुना। मून ने अपना हाथ उठाते हुए कहा कि उसने कुछ सुना नहीं। विभूषा ने मून को घूरा था। सॉरी। मून ने धीरे से कहा कि भाई क्या क्यों कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे इस बार तुम। विभूषण उसकी कार तक पहुंचा क्योंकि वो जा रहा था, बट विभूषण उसे कह देता है अपनी बातें। हाँ, मैं क्या? तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया? वो पूछ लिया क्योंकि वो जानता है कि चीजें अगर रोक देगा तो ये बेयर्ड हो जाएंगी एंड भारीपन हो जाएगा। वैसे हाँ, नहीं दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद आखिरकार उसने कहा, लेकिन क्यों नहीं दिया? मैं क्यों खर्चा करूँ इतना? ये कहते हुए वो कार के अंदर बैठा था। विंग उसे घूर रहा था। क्यों नहीं करोगे? तुमने मुझसे शादी की है। अच्छा, तो मैंने शादी की। तलाक के पेपर्स कहाँ हैं? मैंने सुना तुमने साइन कर दिए थे। मैंने साइन नहीं किए थे। विभूषण मासूमियत से उसे कहने लगा। लांचान ने अपने हाथ को बढ़ाया, उसके गाल खींचे। आई नो तुमने नहीं किए थे। अंदर जाओ, बाहर धूप है। लेकिन मेरा गिफ्ट। ऐसे अंदर जाओ, बाहर धूप बहुत है। बहुत प्यार से उसने जब कहा तो विभूषण ने अपने कदम पीछे किए और वो अंदर चला जाता है बाय बोलकर। ब्लस हो गया था वांग जी की प्यारी प्यारी आवाज सुनकर। वांग जी ने ब्लस बैक याद किया कि उसके लिए एक पेंडेंट लेकर आया था जिसमें लान जानकर भी वूजन का नेम जो है मिक्स करके डिजाइन में उसने स्पेशली बनवाया था, जो कि वन पीस ही था। ऑफकोर्स वन पीस ही होगा क्योंकि दोनों का नेम मिक्स था। बट उसने भी विभूजन को दिया नहीं है। वो कार में बैठा हुआ था। वो बस सोचता है। ठीक था, इतनी नाराजगी थी। उसने कहा था तुम जब भी चाहो इस घर में वापस आ जाना। विभूजन रिग्रेट में था, बट वांग जी ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने हमेशा उसका साथ दिया, उसके साथ रहा। वो ये बात जानता है कि न्यू बॉर्न बेबी को उसकी मम्मा से अलग करना कितनी गलत बात थी। ऊपर से विभूजान कितनी नाजुक हालत में था। उस वक्त उसने विभूजान की बातें नहीं सुनी और उसने फैसला ले लिया बिना उसकी बात सुने हुए कि विभूजान को जाना चाहिए। वो जानता है कि अगर वो उस जगह उसे समझाता, उसे बताता तो वहाँ उसे समझ नहीं आती। उसे वाकई में वो चीजें देखने की जरूरत थी जिसे वो वांग जी कभी भी शब्दों में कह के बयान नहीं कर पाता। उसने दिल पे पत्थर रखकर विभूजान से उस दिन वो बच्चा लिया था और उसके हाथ में तलाक के पेपर्स दिए थे, क्योंकि वो हार चुका था। वो बहुत आजमा चुका था कि विंग उसे प्यार करे, बट विंग वुजान उसे नहीं किया था। वांग जी ने जब मलेशिया में एक महीने उसके साथ गुजारे थे, उस वक्त वांग जी को बहुत बार इस बात का एहसास हो रहा था कि कहीं एक महीने में वुजान कोई फेक लव का नाटक तो नहीं कर रहा है। उसका मोस्ट ऑफ रीजन ये था कि वुजान के अंदर चेंजिंग जो हुए थे वो सडन हुए थे। असल में चेंजिंग वुजान के अंदर सडन नहीं हुए थे। बचपन से उसके अंदर कहीं ना कहीं वांग जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, बट वो मानना नहीं चाहता था क्योंकि वो यंग लड़का था, नया खून का था। वो अपनी चीजें अपने हिसाब से करना चाहता था, इसके लिए वो मानता भी नहीं था। बट वो एक महीना विभूजैन के ऊपर भारी पड़ चुका था और विभूजैन जो कि फेक लव का नाटक का सोचकर रियल में उससे एक्सप्रेस करने लगा था। लव तो करता ही था बट अब एक्सप्रेस करने लगा था। बट वांग जी के लिए तो फर्स्ट टाइम ही था ना। देन वो सोचता था कि क्या ऐसा फेक लव का नाटक है उसका। वो जानता है उस वक्त वो टॉक्सिक हो गया है या फिर शुरू से वो विभूजन के साथ टॉक्सिक था। बट वही है कि वो हर हाल में उसे अपने पास रखना चाहता था। एक ही चीज थी जिसे वांग जी को पछतावा था। वो ये चीज थी कि न्यूबॉर्न बेबी को उसने विभूजान से अलग कर दिया, बट उसे रिएक्शन ना लेता तो मैं भी आज विभूजान उसके पास इस तरह ना आता या फिर उनकी फैमिली आज खुशी खुशी ना होती। कभी कभार होता है कि दिल पे पत्थर रखकर बड़े बड़े फैसले करने होते हैं। ओह गॉड, विभूजान जो कि सोफे पर बैठा हुआ था, बेबी के उसने गाल खींचे थे। दूसरे बेबी तो मैं नहीं करने वाला हूँ, मुश्किल से ही आते हैं। मुश्किल है? क्या मुश्किल है? मुन ने सामने बैठते हुए कहा। यार, रोमांस की कमी। विभूजा ने अपना बोल्ड अंदाज दिखाया। भाई, रोमांस की कमी कैसे नहीं होगी? मतलब आप तो वहां पे रहते हैं, भाई उस कमरे में रहते हैं। रोमांस नाम की चीज होनी भी तो चाहिए, मतलब अकेला कमरा भी तो मिलना चाहिए। वो बात नहीं है, मैं बस नर्वस हो जाता हूँ। नर्वस?
मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ। तुम तो रहने दो। वीवूज़ा ने मना किया। तुम और जेडन मुझे कोई आइडिया ना दो। जिस दिन वांग जी का मूड होगा सब कुछ सही हो जाएगा। वो जानता है उसका पर्सन ये भी दूर हट रहा है। मे भी कोई रीजन होगा, हालांकि अब वो निगेटिव तरीके से नहीं ले रहा है। वो जानता है कि आज नहीं तो कल वांग जेडन के बीच की थोड़ी बहुत दूरियां भी मिट जाएंगी पूरी तरीके से। ओह, लो, दीदी आई थी तो वीवूज़ा ने बच्चे को दीदी के गोद में लुढ़का दिया। बेबी ने मम्मा की तरफ देखा। मम्मा नाराज क्यों? मम्मा को गिफ्ट नहीं मिला, इसमें बच्चे की क्या गलती है? डैड से लड़ाई करे, उससे क्यों लड़ाई कर रहे हैं? अरे वीवूज़ा आराम से। कुछ नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। अरे बाबा, मैं कुछ और कह रही हूँ, तुम कुछ और बोल रहे हो। क्या बात है, वांग जी से लड़ाई हुई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आधे घंटे वो बात करते रहे। उनका बच्चा पूरी तरीके से सो चुका था। दीदी आप यहाँ रुकेंगे भी? हाँ, फिलहाल तो मैं यहाँ इवनिंग तक रुकने वाली हूँ, बेबी के साथ में। अच्छा ठीक है, तो मैं वो वांग जी के ऑफिस जाना चाहता था, तो एटलीस्ट आप अगर इसके साथ रहें तो मैं चला जाऊँ। ओह, आराम से जाओ यूजन, मैं इसके साथ में हूँ। मैं भी हूँ। जेटन बैठा हुआ था। मोहन उसका हाथ पकड़ता धीरे से, कोई देख ना पाए, बट पकड़ लिया था उसने। टची टची हो गया था। हाँ हाँ, आराम से रहो। वीवूज़ा ने सुनाया था, और सुनाकर वो मून की तरफ देखता है। लगता है वांग जी से बात करनी पड़ेगी। अब वो जाकर कार में बैठा था, एंड कार का दरवाजा खोलते ही मन में सोचता है उसे ड्राइविंग नहीं आती, बट वो सीखना चाहता है। ठीक है, मुझे ऑफिस चलना है, उसने ड्राइवर को देखते हुए कहा। सीन शिफ्ट कर ऑफिस में पहुंचा। जैसे उसने एंट्री मारी, सबके मुंह में पानी आया। ऑफकोर्स वीवूज़न बहुत क्यूट था। सबने बहुत पहले वीवूज़न को देखा था, जब वो एक इमरजेंसी में आया था। सबने देखकर एकदम ब्लश ब्लश कर गए। हाउ आर यू? वीवूज़न ने सबको देखते हुए बहुत प्यार से कहा। अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। सर, हम सब तो ठीक है, आप कैसे? एक मिडिल क्लास की औरत आकर उससे कहती है। डोंट कॉल मी सर, मेरा नाम वीवूज़न है। आप तो बहुत अच्छे हैं बाबा। हाँ, वीवूज़न कहता है आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। बाय द वे, मैं आपके, और वो फिंगर कहते हुए केबिन की तरफ कहता है कि मैं आपके बॉस से मिलने आया था। हाँ हाँ, अपने हस्बैंड से आप मिलने आए थे ना? पीछे से किसी ने उसे टीज किया। जो भी समझो, वीवूज़ा ने कहते हुए उधर की तरफ चला। आप लोग एंजॉय करिए। मैं आई कम इन? वीवूज़ा जब ये कहता है, वांग जी ने आवाज सुनी, उसका दिल धड़का। अचानक से उसने सामने की तरफ देखा। उसका पर्सन दरवाजे से झांकते हुए कह रहा था, मैं आई कम इन? नो, लांजा ने मुस्कुराते हुए मना किया। वीवूज़ा का खून जला, ऑफकोर्स नीचे से जला, ऊपर बुझा। कम इन। लांजा ने थोड़ा सा स्माइल पास की। वीवूज़ा उसकी स्माइल नहीं देख पाया, बट मुंह फूल चुका था उसका। मुंह फुलाने में नंबर 1 था। ये बात तो जानता था। आई थिंक मैंने डिस्टर्ब कर दिया। वो जाने लगा, तब तक वांग जी स्पीड से उठा, उसका हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। बाहर के 2 चार एम्प्लॉय ने ये हरकतें देख ली। कौन बोल सकता था, बॉस के पार्टनर आए हुए थे। दरवाजा अंदर से बंद हुआ। मैंने तवज्जो देना छोड़ दिया, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में तवज्जो नहीं देता हूँ, या मैं ध्यान नहीं देता हूँ? ऐसी बात नहीं है। जब मना किया तो मैं कैसे अंदर आ सकता था? तो तुम बोलते कि तुम्हें आना है। मेरे मना करने पर रुका मत करो। बीइंग कहता है कि केबिन उसका है, एंड वो यहाँ का बॉस है। वो कैसे उसकी बातें इग्नोर कर देता? हाँ, जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हें ये बात बोलनी नहीं चाहिए। तुम्हारे राइट्स मेरे ऊपर 100% है। मेरे मना करने पर भी मत माना करो, खासकर ये सारी चीजें। ये बात है तो कल कॉलेज जाऊंगा, और अकेले जाऊंगा। मना करोगे तब भी नहीं मानूंगा। आई सेड की इन सब चीजों को लेकर, ना कि बाहर आने और जाने पर। टॉक्सिक हो? वीवूज़ा ने उसे देखते हुए बहुत प्यार भरे अंदाज में कहा। क्यों, तलाक लेना है? बोलो, डिवोर्स लेना है? नहीं तो टॉक्सिक ही चलेगा। वो मन में कहता है। बाहर वो देख कर आया दुनिया कैसी है। बाहर देखने का मतलब ये नहीं था कि घर में उसे चिपके बैठना था। ऑफकोर्स बाकी लोगों को उसे राब्ता उसका नहीं रखना था, मतलब उसे नहीं रखना था। उसे नहीं चाहिए बाहरी दुनिया या बाहरी कोई कनेक्शन। कम ऑन, वांग जिन उसे अपनी सीट पे बिठाया था। वीवूज़ान को याद आया था वो किस तरह उससे पैसे के बदले में चीजें कराया करता था। उसे टेबल पे बिठा के कभी उसे किस करता, उसकी बातें सुना करता, उसका हाथ पकड़ता, एक्ट एक्ट चीजें वो किया करता था। तुम कहाँ बैठोगे? मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं बस खड़ा रहूंगा। मुझे तुमसे कुछ कहना था। बोलो। क्या ही फायदा, तुम मानोगे नहीं तो मत बोलो। वीवूज़ा ने उसे घूर कर देखा था। वो कितना इग्नोर कर रहा है आजकल उसे। लांचान मन में कहता है, मैं कहीं इग्नोर नहीं कर रहा, मुझे बस मजा आ रहा है उसका चेहरा लाल देखकर, वो भी गुस्से में। मुझे ड्राइविंग सीखनी है। ठीक है, मैं सिखा दूंगा। विंग हैरान हो गया कि वांगजी ने एक बार में उसकी बातें मान ली। मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम सिखाओगे? हाँ, मैं सिखा दूंगा। ठीक है, मैं बस तुमसे ये कहने आया था कि
मैं वो हम क्या डिनर पे चलें? वो फिर से थोड़ा-सा लड़खड़ाने लगा। वांग जी ने उसके चेहरे को पकड़ा। विंग को याद आया, उसके चेहरे को एलेक्स ने भी सेम वे में पकड़ा था। वांग जी ने भी उसके चेहरे को पकड़ के दबाया एंड एलेक्स ने भी। बट बहुत फ़र्क था। एक जिस रिस्पेक्ट के साथ था और वहीं वांग जी रिस्पेक्ट के साथ कर रहा था। ऑफ कोर्स वो पूरे प्यार से जता रहा था, उसे टीज़ कर रहा था, उसके चेहरे को पकड़ के उसने दबाया और कहा, डू यू वांट? क्या तुम चाहते हो कि हम डिनर पे चलें? वेबूजान स्माइल पास करता है। वांग जी उसके चेहरे को देख रहा था। वो सोचता है वो नाराज़ नहीं होता है। ऑफ कोर्स वेबूजान के अंदर जो बदलाव आए हैं, वांग जी बेहतर तरीके से उसे महसूस कर सकता था। हाँ, मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। कितने बजे? लांजा ने टाइम की तरफ देखा और फिर काम को याद करता है। मैं अराउंड 7 बजे तक आ जाऊँगा, बस रेडी रहना। ठीक है, तो क्या मैं अब जाऊँ? नो, अगर रुकना है तो रुक जाओ। लांजा ने उसे कहा, क्या तुमने लंच किया? मैं बेबी के साथ खा कर आया था और दीदी भी आ गई थी तो गुड। लांजा ने उसके गाल को खींचा, क्या तुमने खाया? मैंने भी खा लिया है। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुंचा जहाँ आधे घंटे वी हुसैन बैठा हुआ था एंड लालजान का फोन स्क्रॉल करके इधर उधर की चीजें देख रहा था। अपना फोन तो बंदा भूल ही आया था, उसके फोन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तब तक उसकी पीए की एंट्री हुई थी। सर मैं वो एक्चुअली लालजान के बगल में खड़ी होकर थोड़ा झुक कर शेड्यूल बताने लगी थी। पैर रखा तो उसने गहरे गले का टॉप और झुकी तो थोड़ा सा विजिबल हो गया उसका कपड़ा। अभी भुजान को फूहड़ लगा। फूहड़ इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसे छोटे कपड़ों से कोई दिक्कत है, पर उसका हस्बैंड बगल में खड़ा हुआ था इसलिए उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था। थोड़ी देर तो देखता रहा जब तक वो बर्दाश्त कर सका एंड देन उसने वांग जी को पुकार लिया, क्या तुम मेरे साथ अभी चल सकते हो? उसकी लैंग्वेज चबी हुई तो पीए ने उसकी तरफ देखा। वाई? लांचा ने चपेगा तो बीइंग ने कहा, बिकॉज आई वांट, क्योंकि मैं चाहता हूँ। कहाँ पर चलना है? मुझे काम है, मेरे साथ चलो बस। हाँ लेकिन मुझे कुछ खरीदना है। उसने ऐसी डिमांड कर दी जिसे वांग जी कभी मना ही नहीं करता था। उसने काम वहीं पर छोड़ दिया। पिया उसे देखती रह गई। महबूजा ने मन में कहा, मजा आया, अभी बताता हूँ इसे। सेंसिप टकर कार में पहुंचा। लांजन हैरान था। सडनली उसकी डिमांड आई थी। वैसे भी भूजन कोई डिमांड नहीं करता है। क्या खरीदना है? वो मैं विभूजन रुकी, जल्दी जल्दी दिमाग में सोच रहा था उसे क्या खरीदना है। क्या बोल दे क्या बोल दे। रिंग। वही कहते हुए लालजान की तरफ देखता है। रिंग। लालजान भी मन में सोचता है कि उसने अचानक रिंग की डिमांड क्यों की। रिंग कोई बड़ी बात नहीं है। चलो चलते हैं फिर। वैसे अचानक? हाँ क्यों नहीं, मुझे लगा था तुम मुझे दोगे। बंदे को मौका मिला, सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो लो और अभी ताने दे दो उसे। हाँ सही बात है, मैं तो दिया है नहीं। उसने उसे देखते हुए सोचा, लेकिन इस बार मेरा गिफ्ट कुछ दूसरा था। क्या तुम लेना चाहोगे? हाँ। दूसरा क्या? लांजा ने कार को साइड में किया। वो विभूषण कार स्टॉप कर देता है। विभूषण का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। विंग का चेहरा उसके चेहरे के करीब चला गया। वांग जो उसके कान तक पहुंचा। उसके कान में उसने गंदी फूहड़ और सबसे महाफूहड़ वाली बातें कही, मतलब सेक्सुअल बातें कही कि मुझे गिफ्ट में तुम्हें ये देना था। विभूषण ने मुंह पर हाथ रखा। पूरा तो वो लाल हो चुका था। उसने मुंह घुमा लिया और वो बाहर की तरफ देखने लगा। अनु पूरी तरीके से कांप रहा था। उसका पैर भी सेक कर रहा था। ठीक था अभी विभूजन जानता है कि वो प्यार में है। उसे एहसास भी हो रहा है उसे वांग जी से सब कुछ चाहिए। बट इस तरह वांग जी उसे कह रहा था मानो उनके बीच कोई दूरियां ना हो या फिर किसी भी चीज का पर्दा ना हो। उसे बात अच्छी भी लगी एंड वो बहुत ज्यादा ब्लश भी किया, बट जवाब नहीं दे सका। अफकोर्स वो वांग जी का सामना इन सब चीजों में इतनी आसानी से नहीं कर सकता था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहाँ वो फिर से उसी ज्वेलरी शॉप में था जहाँ से भी भूजान के लिए वो अक्सर चीजें लिया करता था। रिंग। उसने रिंग दिखाने के लिए कहा एंड वो कहता लेटेस्ट कलेक्शन का चाहिए। विंग कहता बेवजह को मैं उसे यहाँ पर ले आया। मैं सीधा बोल देता कि मैं जेलिस हो रहा हूँ तो वो समझ जाता मैं इतना घुमा क्यों रहा हूँ। कौन सी चाहिए? विंग ने मन में कहा, पहले जब मैं कुछ कहता था वो टीज करने के लिए कहता था कि इसे नहीं लेना है। एक काम करता हूँ, आज आजमाता हूँ। ये वाली? विभूषण ने जब देखते हुए कहा तो वांग जी ने रिंग की तरफ देखा। वो विभूषण की फिंगर को देखता है, मैच करता है कि उसकी फिंगर में रिंग कितनी मैच हो रही है। ओके, और कोई? विंग ने मन में कहा, इसने आज मुझे मना नहीं किया। पूरा ब्लश करके उसकी तरफ देख रहा था। मना वो बंदा कभी नहीं करता था, बट टीज करते हुए कहता था तब ये नहीं लेनी है। ये वाली? और ये वाली? और ये वाली? और वांग जी ने जब देखा तो वेबूजा ने उसकी तरफ देखा। पीछे खड़ी लड़की जो कि अभी होस्ट कर रही थी पूरा ब्लश ब्लश हो गई थी। मन में सोचती है ये तो पूरा डार्क रोमांस वाले फिक्शन कैरेक्टर लग रहे हैं, मतलब एक सीईओ तो दूसरा उनका पार्टनर। किस तरह उसे ट्रीट किया जा रहा है। काश मेरी भी लाइफ में ऐसा कोई प्रिंस चार्मिंग होता। क्या? और तुम तो रिंग की तरफ देख ही नहीं रहे।
लांचा ने रिंग की तरफ देखा बिकॉज उसने एक रिंग की तरफ इशारा किया। दिस इज परफेक्ट फॉर यू। बाकी मैं इसे पैक करवाता हूँ। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे बस वही चाहिए जो तुमने पसंद किया। उस वक्त वांग चीनी भी वूजान की तरफ देखा। ऑफकोर्स उसे भी अच्छा लगा उसकी बातें सुनना। वो काफी ब्लश कर जाता है। फिर वांग जी ने रिंग तुरंत उसके हाथ में पहना दी। विंग ने एक रिंग को देखा जो बहुत बचपन से उसके हाथ में पड़ी हुई थी। बीच में वो टाइट भी हुई थी, बट वांग जी ने उसका साइज बढ़वाया एंड फिर से उसे पहनाया। वो तब की रिंग थी जब उनकी शादी हुई थी। लांचा ने कहा, ये काफी पुरानी हो गई है, उसे उतार दो। उसने वीवूजान को आजमाने के लिए कहा था। इससे पहले वीवूजान ने, जब वो टीनेजर एज में था, मतलब 18-19 में, तब उसने 2 बार उस रिंग को निकाल के फेंका था। बट अभी वांग जी ने जब देखा तो विंग ने हाथ पीछे किया। उतनी भी पुरानी नहीं है विंग, ऑलमोस्ट 10 साल प्लस हो गए इस रिंग को तुम्हारे फिंगर में। आई नो, मैं नहीं निकाल सकता कभी। क्यों? तुमने पहनाई है, शादी की रिंग है, ब्लश करके बता रहा था। अच्छा। उसके साथ में लांजान भी ब्लश कर गया। बेबी की आंखें खुल गई थी। आधे घंटे से रोना धोना मचा रखा था। मम्मा डैडी गायब है, मतलब रोमांस कर रहे हैं, और बच्चे को अकेला छोड़ दिया। वो वैसे ही उसे फील होता था कि वो कबाब में हड्डी है। ये तो उसने पूरी तरीके से खुद को कबाब का हड्डी मान लिया। अरे जीजा जी, आप कहाँ हैं? कार में दोनों बैठे हुए थे। जेडन ने कॉल कर दिया। लांजान ने स्पीकर पे फोन लेकर रख दिया एंड वो चिल्ला पड़ा कि जीजा जी आप कहाँ हैं? विभूजा ने मन में कहा, फूहड़ कहीं का, इससे तमीज ही नहीं बात करने की। हाँ क्यों, क्या हुआ? वांग जी ने भारी आवाज में कहा, मेरा बच्चा जो है परेशान करके बैठा हुआ, रोने रोने हो गया, तब से रो रहा। आप लोग कहाँ हैं? जल्दी आ जाइए, बच्चे को लग रहा है आप लोग रोमांस कर रहे हैं। विभूजा ने मुंह घुमाया। एक तो जेडन, बच्चे को लगे ना लगे, जेडन और मून इतना हल्ला मचा देते कि सच में ऐसा हो जाए कि हाँ वो लोग रोमांस कर रहे हैं। हाँ, अपनी औलाद को संभालो, हम रोमांस करके आते हैं, वांग जी ने कहते हुए कॉल कट कर दिया। विंग ने मुंह पे हाथ रखा। उसका बंदा कब से इतना मजाक करने लगा। अब कोर्स लांचन जेडन से मजाक करता था। जेडन लाल लाल हो गया, फोन उसके हाथ से छूटा। जीजा जी भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं, पूरा ब्लश कर गया। दीदी ने मुंह घुमाया था, तुम्हें नहीं पता वो डार्क मजाक करता है? तब तो तुम बहुत आगे आगे कूदते हो। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। मुन ने मुंह घुमाया, वो तो उससे कभी नहीं बोलता। अरे यार, तुम तो सच में बुरा मान गए। हाथ उठा लो मेरे कंधे से, मुन ने उसे गुस्से में कहा। दीदी ने दोनों के चीजों को समझा। ऐसा लग रहा था कुछ जिंगा लाला चल रहा है, बट दीदी क्या कर सकती थी? दीदी कुछ बोल भी नहीं सकी। दीदी की जिंदगी सबसे ज्यादा सुखी साखी थी वहां पर, सबके कोई ना कोई थे वहां पर। बेबी रो रहा है। हम चल रहे हैं। वैसे वो सो रहा था तो मैंने दीदी के पास उसे छोड़ दिया। कोई बात नहीं। दीदी के बारे में क्या? क्या? लान जान ने पूछा तो विंग ने उसकी तरफ देखा। क्या आप दीदी को भी पसंद नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस उसे पसंद नहीं करता हूँ जिसने हमारे साथ बुरा किया है। अदरवाइज उसमें मैंने दीदी को कभी दोषी नहीं माना। जेडन बहुत छोटा था, चेंग को भी उतना पता नहीं है। हालांकि उसने तुम पर कोई तवज्जो नहीं दी, इस बात पर मैं उससे नाराज हूँ। बाकी मुझे दीदी से कोई गिले शिकवे नहीं है। क्या तुम कभी मेरी फैमिली को माफ नहीं कर पाओगे? वांग ची ने फिर से बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। वो जानता है बच्चा अपनी फैमिली से दूर रहा है। बस एक ही सवाल वांग जी ने किया और विभूषण का मुंह बंद हो गया। क्या तुम अपनी फैमिली को माफ कर पाओगे? अगर तुम पाओगे, तुम्हारे बच्चे की मौत उसकी वजह से, तुम्हारी फैमिली की वजह से हुई है। विंग ने मुंह पर हाथ रखा। इमोशनल ऑफकोर्स वो कभी माफ नहीं करेगा, चाहे जो कुछ वजह उसकी खुद की मम्मा होगी तभी माफ नहीं करेगा। नहीं। तुमने मुझसे कैसे पूछा कि मैं माफ कर दूं? विभूषण चुप हो गया था। वो बस रहा था कि उसने ये क्यों पूछा। ऐसा नहीं था कि अपनी फैमिली से माफी चाहता था, वो बस वांग जी के दिमाग को पढ़ना चाहता था कि आखिरकार वांग जी अब क्या सोचता उसकी फैमिली के बारे में। आपको उसको माफ करने के कोई इरादे से नहीं था। अन्ना विभूषण माफ करेगा अगर उसे पता चला कि सच में बच्चा कैसे खोया उसने। काफी खामोश था, काफी इमोशनल था। घर पहुंचते ही वांग जी ने बेबी को गोद में ले लिया। विभूषण अपने कमरे की तरफ चला गया। दीदी सोच रही थी उसे हुआ क्या। जेडन भी नहीं बोला क्योंकि मालूम था कि कुछ तो बात है जिसकी वजह से थोड़ा सा खामोश था वो। सेंसिटिव का रात में पहुंचा। विभूषण खाना निकाल रहा था। वेल सेटल तरीके से उसने लांचन को आज खाना निकाल के दिया था। साथ में बैठो, वांग जी ने उसे कहा। मुझे भूख नहीं है। विंग ने उसका हाथ पकड़ा। मेरे साथ खाना खाओ। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं। विंग, सारे लोग वहां मौजूद थे, इवन दीदी, जेडन, जियावे और ये बुजुन, सारे लोग। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे भूख नहीं है। जो ऑलमोस्ट रो चुका था। वांग जी ने उसे खींचा और अपने सिरे से लगा लिया। अनवी वजन जब उसकी बाहों में पहुंचा तब जाकर उसने दर्द बयान किया एंड वो फूट फूट कर रोने लगा। मुझे मुझे बहुत पेन फील हो रहा है।
मैंने उसे खो दिया और वो बहुत ज़्यादा रोया। वो जानता है वो बच्चे की बातें कर रहा है। आज वो दोपहर से तब से चुप था जब से वांग जी ने उससे ये बातें कही थी कि तुम्हारी फैमिली की वजह से तुमने बच्चे को खोया। तब से वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। उसकी औलाद होता तो वो भी 1 साल प्लस का होता, वो भी उसकी गोद में खेलता, उठता बैठता, उसे शिकायतें करता, जिस तरह उसका दूसरा बच्चा करता है। मुझे माफ़ कर दो, और ये कहते हुए बहुत ज़्यादा उसे लिपट कर रोया। हनुमान जी जानता है माफ़ी की कोई बात नहीं है, उसमें उस बंदे की कोई गलती नहीं थी, सिचुएशन ने ये सब करा लिया। मुझे माफ़ कर दो, अब मैं उसे कभी वापस नहीं पा सकता। वो बहुत रोया। वांग जी वहाँ कुछ नहीं बोला, न उसने ये कहा कि जाओ माफ़ किया, न उसने ये कहा हम दोबारा करेंगे। ऑफकोर्स वो पेन किसी भी चीज़ से भरने वाला नहीं था, वो कुछ भी कह देता, वी भूजान को इत्मीनान नहीं आता। इसलिए वहाँ खामोश रहना उस वक्त उसका सबसे अच्छा डिसीजन था। वी भूजान जब 10 मिनट लगातार उसे पकड़ के फूट-फूट के रोता रहा। सारे लोगों के गले से खाना तो क्या, वो खाने की तरफ देख नहीं रहे थे। दोनों की नज़रें उन दोनों पर थी। ऑलमोस्ट सारे लोग इमोशनल थे। जब ईबुज़न से क्या लेते-लेते थोड़ा स्लो हुआ, तब एहसास हुआ कि उसका बच्चा भी काफ़ी हद तक ज़ोर-ज़ोर से उसे देखकर रो रहा था, जिसे दीदी सँभाल भी नहीं पा रही थी। बट वांग जी ने एक बार भी वेइंग को नहीं छोड़ा। जब वीबुज़न सिसकने लगा, मतलब उसकी आवाज़ स्लो हुई, वांग जी की आँखों में आँसू थे। वो नीचे जा गिरे, बट वीबुज़न का चेहरा उसके सीने पर था। वेइंग ने उसके आँसू नहीं देखे। तब जाकर वांग जी ने उसकी पीठ को सहलाया। कुछ चीज़ें हमारे बियॉन्ड होती हैं, हम उसे नहीं सही कर सकते हैं। हमें उस बारे में नहीं पता होता। कुछ चीज़ें शायद ऊपर वाले के हाथ में ही होती हैं। आई होप कि तुम मेरी बातों को समझोगे। मैं बस इतना कहूँगा, अगर तुम रोगे तो मैं भी रोऊँगा और बच्चा भी रोएगा। तुम हमें रुलाना नहीं चाहते ना? मैं तुम्हें बहुत सारे बच्चे दूँगा। ये कहते हुए वांग जी ने उसे अपनी बाहों में पूरी तरीके से भरा और 10 मिनट बाद उसने वी वुज़ान को पूरी तरीके से कम्फर्ट कर लिया। विंग को उसने गोद में उठाया और वो दीदी की तरफ देखता, सबको खाना खिला दीजिएगा। हाँ, लांजान मैं खिला दूँगी। वो भी वुज़ान को ऊपर लेकर चला गया। उस वक़्त बच्चा भी रोता रहा, बट वांग जी ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। डेफ़िनेटली ठीक है, बच्चा रो रहा है, दीदी सँभाल लेंगी, बट सबसे ज़्यादा भी वुज़ान इमोशनल जो है टॉर्चर हुआ था, इसलिए वांग जी उसे कम्फर्ट करा रहा था और उसके बिना वो कम्फर्ट भी नहीं होता। बच्चे ने रोते-रोते अपना सिर ही अपनी मौसी के कंधे पर रख दिया था। अब वो थक चुका है। वैसे उसकी मम्मा बहुत रोए तो इसलिए उसे भी बहुत रोना आया। उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, बट रो रहा था। सब लोग खाना खाओ, देवभूजन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। मोहन ने कहा, मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा। जेजन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। खाना खा लो चुपचाप, नहीं उतरा तो कैसे खा लो? बॉटम कही गए। जब जेडन ने ये कहा तो मोहन ने उसकी तरफ देखा। मन हुआ तो मुक्का उठा के उसको मुंह पे मार दिया। कहाँ से बॉटम हुआ? इतना क्यूट हरकतें करोगे तो बॉटम ही लगोगे ना। जेडन ने जब ये कहा तो मून पूरा ब्लस ब्लस हो गया। अब तय हो गया था कि मून जो है वो बॉटम निकलने वाला था। वो पूरा सच में लाल लाल हो गया था उसकी बातों पर। अब ये थोड़ा सा ट्रीट करने का वे अलग हो जाता है अगर टॉप और बॉटम की बातें आती हैं। सेम चीजें नॉर्मल कपल्स में भी होता है। अगर लड़का लड़के की बातें आती तो मोस्ट ऑफ टाइम गर्ल्स जो है थोड़ा सा सेंसिटिव होती हैं, उन्हें प्यारा ट्रीट चाहिए। तो बस यही सारी बातें थी। तो वो ब्लश कर गया एंड यहाँ फिट था कि अब जेडन जो है टॉप होने वाला था। वो ब्लश कर गया। वो भी जानता है कि दोनों समझ चुके मामला और मजरा क्या था। हे डोंट क्राई। वांग जिन उसे बेड पे लिटाया एंड उसे ब्लैंकेट में कवर करता है। मैं तुम्हारे लिए दवा, वो ये कहकर हटा ही था कि विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वांग जी उसके ऊपर जा गिरा। विभूषण का चेहरा उसके चेहरे के करीब था। तुम कह दो कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो इस बात से। मैं नहीं हूँ बेबी, मैं नहीं हूँ। वांग जी उसके गालों को पकड़ते हुए कह रहा था कि मैं नहीं हूँ नाराज। इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। ओके। वो उसके चेहरे को देखकर फिर से मुस्कुरा कर कह रहा था, इट्स ओके। जो चला गया उन सब चीजों को मत सोचो। हमारे पास एक बेबी है, हमारे पास बहुत मौके हैं बेबी करने के। मैं बस नाराज था इस बात से। मैं बस उस वक्त ये सोच रहा था कि क्या होता अगर हमारे नसीब में बस एक ही बच्चा होता और वो उस हादसे में नहीं रहता, फिर हम क्या करते। मैं जिंदगी में किसी और को नहीं अपना पाता विंग, भले ही मेरी कितनी ख्वाहिशात बच्चों की क्यों ना हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं अपना पाता। वो जान चुकी आंसू के साथ उसे देखने लगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वैरिड हुआ। मैं बहुत ज्यादा डरा उस वक्त। वो जान उसे पकड़ लेता है। मुझे नहीं पता था कि वहाँ ये सब होगा। डैड की अगर वो खबर मैं न सुनता तो मैं न भागता। मैं जानता हूँ, मुझे पहले से मालूम था। ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें वक्त रहते नहीं बताया।
मैं बस सोचता था तुम बहुत हर्ट हो जाओगे। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था कि तुम्हारी फैमिली किस तरह है, ये सोच करके तुम परेशान ना हो। मुझे भी यकीन नहीं हुआ लालजान, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मैं तुमसे बताया था ना कि दीदी यानी कि नैन्सी दीदी ने मुझे सब कुछ बताया है। हाँ, तुमने तो मुझे बताया था, हालांकि मैं नहीं चाहता था, बट मुझे एहसास हो रहा है दीदी ने जो किया वो ठीक किया। एटलीस्ट तुम्हें पता चल गया चीजें हमारे बीच वैसी ये बिल्कुल भी नहीं रही। हाँ, और तुम उतना टॉक्सिक भी नहीं हो। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं टॉक्सिक नहीं था, बस तुम्हें दिखता वैसा था क्योंकि तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। विंग ने उसकी तरफ देखा, सब कुछ धुंधला था, मैं कैसे एक्सेप्ट कर पाता। तो दोनों के बीच अब कन्फ्यूजन हो रहा था। तुम बहुत क्यूट थे, वो उसे बता रहा था। हाँ, लेकिन आप बहुत रूड थे और बहुत बड़े थे। मैं बड़ा नहीं था, मैं बस 10 साल बड़ा था तुमसे, इतना भी बड़ा नहीं हूँ मैं। 10 साल कम होता है क्या? मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त। ये बात सही है, तुम पैदा भी नहीं थे। जब 18 का था तब तुम बहुत नन्हे थे। जब सब लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमते थे तब तुम छोटे से कपड़े में घुमा करते थे। सम टाइम बिना कपड़ों के भी वो ने तकिया उठा के मुंह पे रख लिया। मतलब ठीक था, लान जान कंफर्ट करने के चक्कर में उसे ऐसी सी बातें बता रहा था जिसे सुनकर भी ऊजा ने ब्लश कर जाता था। बस भी करो, वो सब चीज बताने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वे इंग ने उसकी तरफ देखा। ठीक है, मैं दबा देता हूँ, ये कहकर वांग जी उठा, बट वे ऊजा ने उसका टाई पकड़ ली। है, लान जान ने टाई पकड़ने के स्टाइल से समझ लिया अब टाई नहीं, उसे कुछ और ही पकड़ना है। क्या बात है, वो उसके चेहरे को प्यार से पकड़ लेता, कुछ भी तो नहीं। तो फाइनली तुमने मन बना ही लिया खुद से? हाँ, लान ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। विंग ने मन में कहा, बकवास है, खुद से क्या, वो तो हमेशा ही चाहता है। वांग जी उसकी तरफ नहीं देखता तो क्या करे। इल्जामात मत दीजिए, मैंने हमेशा ही अटेंशन दी है। जब से मैं वापस आया हूँ आपने मुझे उस नज़र से नहीं देखा। ओह, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखूंगा, जबकि मैं शुरू से तुम्हें चाहता हूँ उस नज़र से। हाँ, तो इतना उखड़े उखड़े क्यों हो? सब कुछ ठीक हो गया, फिर भी तुम उस कमरे में लेटते हो और मेरे पास नहीं आते। मैं बस सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से कि तुम कभी मुझसे आकर कहोगे कि तुम भी चाहते हो जो मैं चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेरा मतलब कि विभूजा जो कि तकिया उठा लेता, अब अपने मुंह से कहना फूहड़ था थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, अभी वो आगे बढ़ जाता था। वो कहना भी चाहता था, तकिया मुंह पे रखते हुए कहता, आपको मैं चाहता हूँ। फिर से कहो, मेरा मतलब सच में मैं चाहता हूँ। क्यों? वांग जी ने जानबूझकर और बातें आगे बढ़ाई। रोमांटिक बातें हो रही थी, कहा उसका मूड खराब था, बंदे ने मूड ही रोमांटिक बना दिया था। बिकॉज बिकॉज इट्स वेरी सिंपल लांचन। और वो तकिया मुंह से हटा लेता है, अब उसका सामना करेगा। बिकॉज आई लव यू, आई रियली लव यू, दैट्स वाई आई वांट। वांग जी ने उसके चेहरे को पकड़ लिया। उसे अच्छा लगा सुनना। इसे सुनने के लिए वो कितने सालों से तरसा करता था। वो कितना चाहता था कि विभूजन ये सारी चीजें उससे कहे, बट विभूजन कभी उसे नहीं कहता था। बट आज उसने कहा, लव यू टू। वांग जी ने उसकी बात को बराबर करते हुए उसके होठों पर अपने होठ रखे। विभूजन काफी हद तक ब्लश भी कर गया। उसे पिछले जब वो सिंगापुर में उसके साथ 1 महीने रहा था, उन पलों की याद आई थी। वो पल बहुत रोमांटिक थे। तभी तो इतना प्यारा सा बेबी हुआ। वैसे सिंगापुर में जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया था उसके लिए शुक्रिया। क्या? लान जान ने कभी नोटिस ही नहीं किया कि उसने विंग के लिए क्या क्या किया। वही मुझे ट्रीट करना, जो तो मैं वैसे भी करता हूँ, ये तो मेरा फर्ज है। ऑफकोर्स मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मुझे अच्छा लगता है तुम्हें फ्लावर की तरह रखना। मैं जानता हूँ तुमने बहुत गंदी आदत लगवा दी थी, मैं जापान में रह भी नहीं पा रहा था। सो मैंने सुना तुम डेट पे गए थे। वांग जी ने जब ये कहा तो वे वुजान ने तकिया मुंह पे रख लिया। डर के मारे उसकी सांसें ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे थी। कंफर्ट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसे अपने बंदे के पॉसेसिव पना से डर नहीं लगता था, उसके साइको पना से डर नहीं लगता था। वो मन में सोचता है, वो डेट नहीं थी, मैंने नहीं की थी, वो सब वही एक इत्तेफाक था। वो गलत फहमी थी, गलती से मेरे दोस्तों ने मुझे भेज दिया था, बट वो उससे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। इट्स ओके, आई नो वेरी वेल की नी और जियांग ने सब किया था। विंग ने तकिया हटाया था तो तुम्हें मालूम है? वेल मुझे मालूम है। क्या तुम मुझ पे नजर रखवाते थे? नो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वांग जी ने जानबूझकर यहाँ झूठ बोला था। डेफिनेटली ये बात वो अपने बंदे को कभी नहीं बताने वाला है कि वो किस तरह उसके पास वो सब करता रहा था। आपको को ऐसा कुछ फील ना हो। मैं नजर नहीं रख रहा था, इत्तेफाकन मुझे बात पता चली थी। शायद तुमने दीदी को बताई थी, दीदी ने मुझे बताई थी। विंग को याद आया, लांजान ने अंधी तुक्का मारा था, बट ये फिट बैठ गया था। हाँ, मैंने दीदी को बताया था। चलो, लांजान सक्सेसफुल रहा। हाउ वाज एक्सपीरियंस? वो कह रहा था कि डेट का एक्सपीरियंस कैसा था? तो तुम गुस्सा हो?
बहुत बुरा लग रहा है मुझे सुनकर, सच में। इस इंसान को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आई नो कि मैं उसे वैसे भी नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। डेट मेरी तरफ से नहीं था, मैंने उसे मारा था और मैं चला आया था। वाई अब वो उसके मुंह से सुनना चाह रहा था। बिकॉज ही टस्ट मी, उसने मुझे छुआ था, मतलब ही डस्ट मी। लांचा ने उसके चेहरे को देखा। कहाँ छुआ था? अब वो पूछ रहा था। विंग ने अपने चेहरे पर हाथ किया, यहाँ पर, और बस यहीं पर। थोड़ी देर में लांचन का चेहरा तो बदल गया था बुरी तरीके से, मतलब कि, लेकिन इस वक्त उसने वीवूजान से कुछ नहीं कहा। डेफिनेटली इसे लेकर वीवूजान से लड़ना उसकी गलती हो जाती दोबारा। इसलिए वांग जी ने मामले को दूसरी तरफ मोड़ा, लेकिन ये बात उसे बार बार कानों में आ रही थी कि यहाँ पर, मतलब कि गालों पे टच किया, गालों पे टच किया। हालांकि लांचन ने हर बार उस पर नजर रखवाई थी, बट उसे बस इतना ही पता चला था कि उसके दोस्तों ने जबरदस्ती डेट वाली चीजें प्लान कर दी हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उस बंदे ने उसके गालों को छुआ भी था। इट्स ओके। तब कितने बच्चे चाहिए? मैंने सुना है जेनेटिक जुड़वाई होता है, मतलब ट्विंस ही होते हैं। मैंने नहीं सुना इस बारे में। हाँ शायद। तो अब कितने चाहिए? ऐसी बात है तो दो और। भी वो जाने उसे देखते हुए कहा। वो मन में कहता कि लांचन को ज्यादा चाहिए थे, यानी इतना प्यारा बच्चा उनका, मुझे अच्छा लग रहा है, बच्चा हो रहा है तो उसे मतलब अच्छा लग रहा है जो कुछ भी। बस लांचन ने जब ये कहा तो विंग चौंक गया था। पता नहीं, तुम्हें जितने चाहिए उतने। ऐसा मत बोलो वरना जिंदगी भर निकल जाएगी, बच्चा ही पैदा करते रहेंगे। थोड़ा सा उसने टीज किया। मी मुझे ब्लश करके एंड मांग चूज के ऊपर आया। ऑफ कोर्स बच्चा। बच्चे बच्चे की बात पे वो ऑफ कोर्स वहां पहुंच गए थे। यहाँ से वापस आना उनके लिए मुश्किल था। बांगची ने उसके फिंगर्स को अपने हाथों में भरा। यू आर सो सेक्सी। उसने जब ये कहा तो बेबूजान ने मन में सोचा, उसे दुनिया का कोई भी इंसान खूबसूरत बोल दे, कुछ भी बोल दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सेम चीज अगर वांगजी बोलता है तो फ्लाई फ्लाई हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है वांगजी के मुंह से। रियली लव यू, ये कहते हुए वांगजी उसे प्यार करने लगा। बेबूजान ने कब अपने आपे को खो दिया और उसकी शर्ट को खोने लगा, और कुछ ही देर में उनके पास कोई कपड़ा नहीं था। वो काफी हद तक एक्साइटेड भी हो गया। वो मन में सोचता है कि उसे ढंग से याद भी नहीं कि कब उनके बीच अच्छे से रातें गुजरी थी। ये तब हुआ था जब वो सिंगापुर में थे, और ये तो पूरे 1 साल पहले की बातें हो गई हैं। बेबूजा ने जब कहा तो लांचा ने उसकी तरफ देखा। वो कितना ज्यादा क्यूट लग रहा था, मतलब ऐसा बोलेगा तो 2 बार और उसे ज्यादा शक करेगा। वांगजी मन में यही सोचा था। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। यानी वो कह रहा था कि उसने थोड़ा सा चिल्ला दिया। इट्स ओके, जितना आवाज निकाल सको निकालो। वांगची ने उसके कान में कहा कि क्यों? लांचा ने फिर से उसे बताया कि ऐसे सेक्सुअल फीलिंग आती है। विंग ब्लश कर गया, एंड इसके बाद विभू जाना कि बंद कर ली। उसे देखना भी नहीं चाह रहा था, इसलिए नहीं क्योंकि उसे कोई बात थी, बल्कि इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा था ना, उसका सामना नहीं कर पा रहा था। बेवजन कब उसकी बाहों में आकर सो गया, क्योंकि उसे सुकून मिला था। उनकी नाइट स्पेंड अच्छे से हुई थी। 3 बजे के आसपास वांगची ने उसके ब्लैंकेट को खींचा, उसे अपनी बाहों में भरा, क्योंकि ऑफकोर्स उसने कई बार उसके साथ किया था, जैसा कि उसने फर्स्ट टाइम किया था। वो भी वजन को अपनी बाहों में भर के उसकी तरफ देखते हुए कहता है, स्टिल बहुत ज्यादा फर्क है उस दिन में और आज में। यानी वो बता रहा था कि उसे आज भी, मतलब कि सेक्सुअल रिलेशन बनाते हुए भी फर्क नजर आया। विभूजन डेफिनेटली काफी हद तक खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं था कि कमियां बस विभूजन में थी, कमियां लांचान में थी। दैट्स वाई कि उसने पार्टी के दिन पहले से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया था। मीडिया के सामने भी वो आया था, सिर्फ इसलिए ताकि चीजें उतनी उलझी हुई ना रहे जिस तरह विभूजन को छिपा रहा था। वो थोड़ा थोड़ा कंफर्ट हो रहा था, बट अभी भी उसे उतनी ही जेलस फील हो रही थी, उतना ही पॉजिटिव था। बट ठीक था, विभूजान के लिए इतना वो कर सकता था, थोड़ा थोड़ा तो कर ही रहा था। सीन शिफ्ट कर मॉर्निंग में पहुंचा था। विभूजान की जब आंखें खुली तो उसने वांग जी को खुद को घूरते हुए पाया। हाँ, विभूजान जो कि अचानक से शॉक्ड हो गया। देन उसे याद आया पिछली रात की बातें, और वो बहुत ज्यादा ब्लश कर गया। बट आज वो भागा नहीं, आज वो उसे देखकर मुस्कुराया। वांग जी ने फिर से बदलाव महसूस किया। हर एक पल उसके लिए बदलाव वाले थे। आई लव यू, विभूजान ने उसे देखते हुए सामने से कन्फेशन किया। अच्छा, मेरा गिफ्ट मैंने नहीं लिया। झूठ मत बोलो लांजान, मुझे मालूम है तुमने मेरे लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट लिया, बस तुम मुझे दे नहीं रहे। अच्छा, तो इसका मतलब ये मैं ये समझूं कि तुमने मेरी अलमारी चेक की? बेबूजान ने मुंह घुमाया था। उसकी अलमारी, मतलब लांजान की अलमारी, विंग की अलमारी उसने चेक नहीं की बल्कि खोला था, तो बाय मिस्टेक उसकी नजर गिफ्ट पे चली गई थी। अच्छा, ये बाय मिस्टेक था या पूरा इंटेंशन से किया गया था? ठीक है, मैंने चेक किया था, मैं बस देख रहा था तुमने मेरे लिए लिया है कि नहीं।
और मैं तुम्हारे लिए कैसे बोल सकता था? तो तुमने दिया क्यों नहीं था? मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था। तुम्हारा टेस्ट करना बहुत गंदा होता है और ये शुरू से है। ठीक है बाबा, मैं नहाने जा रहा हूँ। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। क्या हुआ? जाने दो ना। रात से मैं अपने बेबी से नहीं मिला। आई डोंट नो कहाँ पर है। हाँ, मैं रात में देखने गया था। वो दीदी के पास है। दीदी आज यहीं रुक गई हैं। अच्छा, सो गया था क्या? हाँ, वो सो गया था। काफी रोया था इसलिए सो गया था। बेहुजा ने मुंह पे हाथ रखा। रोने रोने हो गया ये सोचकर कि उसका बच्चा रोया। क्यों रोया? क्या तुमने उसे मारा? हम्म, मैं नहीं मारता, ना उसे ना आपको। मैं किसी को नहीं मारता। मैंने नहीं मारा। वो आपका रोना देखकर खुद रो रहा था। दोनों एक जैसे हो। ये तुम मुझे सुना रहे हो? नहीं, मैंने तुम्हारे बच्चे को सुनाया। तुमने मेरे बच्चे को सुनाया? नहीं, मैंने आपको सुनाया। दोनों एक जैसे हो। जाकर नहा लो। अब फाइनली वो ज्यादा बात बढ़ाता तो चीजें बिगड़ जाती। बंदे ने बात ही काटी। फिर बूझा जो कि नहा रहा था मन में अभी भी सोच रहा था क्या वांग जी ने उसे सुनाया। अगले दिन बेबूजान लांजान से शॉपिंग के लिए कहता है, बट वांग जी ने उसे मना किया कि वो अकेले ना जाए। बट बेबूजा ने कहा कि बच्चे को नॉर्मल फील नहीं होगा क्योंकि बेबूजा ने सब फील कर चुका है। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहाँ बेबूजान, जेडन और मून और बेबी शॉपिंग करने गए थे। बट वांग जी ने हिडन तरीके से, अभी भी वो बंदा पूरा नहीं था। मतलब उसे इत्मीनान नहीं था। उसे अभी भी उसकी सेफ्टी का डर लगा हुआ था। हालांकि बेबूजान बस बचपन में ही किडनैप हुआ था। तब से लेकर आज तक वांग जी ने उसे कभी यूं ना छोड़ा था। अब तो उसका बच्चा भी था। उसे और ज्यादा डर लग रहा था। उसके दुश्मन बहुत सारे थे। तो उसने हिडन तरीके से बॉडीगार्ड्स को भेज दिया था। सीन शिफ्ट कर शॉपिंग मॉल में पहुंचता है। मून ने ले लिया था बेबी को। बेबी टुकुर टुकुर ताक रहा था। वैसे भी उसे लग्जरी स्टोर में जाना था। इस मॉल में तो आना ही नहीं था। वो तो मम्मा को सस्ती चीजें पसंद है इसलिए वो इधर आगे, वरना बेबी तो देखता भी नहीं है। बड़ा आया महंगा कहेगा। जेडन ने उसे सुनाया। मून ने कहा मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। दोनों के बीच मारमूर हो गया था। बेबी सोचता है कि मैं इनका बच्चा कहाँ से। उसके डैड तो हांग मंगचूर और वी वुसियान है जो कि बहुत यूनिक पर्सन है। इन दोनों के लफंडोरों का तो बच्चा होगा नहीं कभी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। कहने से कुछ नहीं होता। हालांकि बच्चा बोल नहीं पाता, मन में तो सोच ही लेता है। ये बेहतर है। शायद वी वुजान मन में सोचता है कि वांग जी के लिए बेहतर होगा कि नहीं। हे, किसी ने वी वुजान से जब पुकारा तो विंग के हाथ से कपड़ा छूट गया। आवाज जानी पहचानी लगी। मुड़कर देखा तो एलेक्स उसके पीछे खड़ा था। जो तुम? वो अचानक से चौंक गया। उसे फिर से एलेक्स का वो नजरिया याद आया जब वो वहां पर मिले थे। या मैं? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्या तुम मुझे स्टक कर रहे हो? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इत्तेफाक है कि मैं तुमसे भूल गया। देखो एलेक्स, फीबूजा ने उसे घूरते हुए देखा। डोंट टेल मी कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो। ऑफ कोर्स मैं बात करना चाहता हूँ। विंग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। मैं हर बात को इग्नोर नहीं करूंगा। पहले जो कुछ भी हुआ वो हुआ। तुमने जानबूझकर सब कुछ किया। मेरे और वांग जी की भी सारी बातें हो चुकी हैं। तुमने जानबूझकर मेरे हाथ में रोध होकर रिंग पकड़ाई ताकि हमारे बीच गलतफहमियां क्रिएट हो जाए। डू यू थिंक मैं पागल हूँ? नो। तो फिर तुम यहाँ क्या फिर से रोना धोना करने आए हो? ऑफ कोर्स नॉट। मैं तो तुम्हारे बच्चे को, वीवूजान ने एकदम से कांपते हुए उसकी तरफ देखना। मेरे बच्चे का नाम तुम लेना भी मत। तब तक वहां मून आ गया था। मून के गोद में बच्चा था। वो एलेक्स को देखता है। मून का मुंह बन गया था। वो जानता है वांग जी एलेक्स को पसंद नहीं करते हैं। लाओ इधर। वीवूजान ने बेबी को गोद में ले लिया। इंदा से मेरे बच्चे का अपने मुंह से नाम लिया तो वाकई में मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओ वीवूजान। वो थोड़ा आगे बढ़ा। मून जैसे आगे आने वाला हुआ, विंग ने इशारे से रोक दिया। उसके एलेक्स के बीच में वो ना आए क्योंकि विभूजन खुद ही निपट लेगा। ऑफकोर्स वो वांग जी के सामने प्यारा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सबकी बातें सुनता रहेगा। विंग, तुम बहुत पागल हो। वो ये कहते हुए उसके कान तक पहुंचा। मैं तुम्हारे इस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। है क्या? विभूजान ने झुककर उसकी तरफ देखा। तो तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारे, और वो मुस्कुराता है, दूसरे बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या? वो चौंका। ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, न शोर मचाने की जरूरत है। वांग जी का इससे कहा तो सच में उसे मार डालूंगा मैं, यानी दूसरे बच्चे को। सोचो, पाल के 1 साल का कर दिया मैंने। हाँ, बट वो बीमार है। विंग की आंखों में आंसू आ गए। ये तुम क्या कह रहे हो? उसने चौंकते हुए उसकी तरफ देखते हुए हैरानी के साथ कहा। मून समझ नहीं पाया कि एलेक्स ने उसके कान में क्या कहा है। मून ने तुरंत फोन निकाला और टाइप करने की कोशिश की, बट वेबूजा ने मून को इशारा कर दिया कि ऐसा कुछ भी ना करे क्योंकि दूसरे बच्चे की बात हो रही थी। विंग को कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। हाँ, तुमने सांस भी ली तो उसे मार डाला जाएगा। डेफिनेटली, ट्विंस थे ना। दोनों बच्चे बच गए थे। हालांकि हमने कोशिश की कि बच्चा अवॉइड कर दिया जाए। मैंने, तुम्हारी आंटी ने, दोनों ने मिलके, ताकि वांग जी और तुम्हारे बीच गलत फहमियां हो और आंटी को उनकी दौलत मिल जाए। और
मुझे तो अफसोस की बात है, हमें हमारा प्लान बदलना पड़ा। जब दोनों बच्चे पैदा होने वाले थे तो हमने पहले ही सोचा कि जब अवॉइड नहीं हुए तो इनके पीछे कितना गहरा कुआं खोदा जाए जो कभी बढ़ने वाला ना हो। फिर क्या था, डॉक्टर खरीदे गए, चीजें खरीद ली गई, सब कुछ खरीदा गया। जो कुछ भी कहा गया वो सब कुछ झूठ था। बेबी बर्थ करते ही एक बच्चा हमने लिया, एक को छोड़ दिया ताकि इन फ्यूचर उस बच्चे को यूज कर सके। और देखो फाइनली वो दिन आ गया। विभू जान क्या? वो एकदम से चौंक पड़ा। मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, तुम्हें सब करना होगा, खासकर मेरे लिए। वो उसके कान में पहुंचा। दूसरे बच्चे की जिंदगी चाहिए तो काम करो, वांग जी से तलाक लो। हाँ, उसे बताना भी मत, मेरे पास आ जाओ, मुझसे शादी करो, दूसरे बच्चे को सलामत छोड़ दूंगा मैं। इसके बाद हम लोग और वे भी कर सकते हैं। जानबूझकर एलेक्स ने उसे यूं कहा। और हाँ, कहा ना, वांग जी इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बेबी पूरी तरीके से मेरे हाथ में है। तुम्हारा कोई भी गलत कदम बहुत बड़ी गलती साबित होगा। छीन छिपटे कर वहां पहुंचा जहां एलेक्स जा चुका था। विभू जानू सब फिर से फूट फूट के रोया। एंड जेडन जो कि लानजान को कॉल करके बता भी देता है, बट मून को विभू जान ने मना किया था कि एलेक्स वहां पर था, ये बात उसे ना बताए। मून डर गया था बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑफकोर्स उसे सुनाई तो नहीं दिया क्योंकि विंग ने उसे दूर रहने का इशारा किया था, बट वो तो समझा कि कुछ तो बात थी वहां पर। सीन से टकर घर पहुंचा। वांग जी उसके चेहरे को देखकर काफी कई बार पूछ चुका था आखिर वो रो क्यों रहा था, सडन क्या हुआ था, बट उसने नहीं बताया। एंड विभूजा ने अब दिमाग लगाया और वहां का कैमरा जो फुटेज था ना, वो भी अपने लोगों से कहकर फुटेज हटवा दिया ताकि वांग जी न जान पाए कि वहां एलेक्स आया हुआ था। म्यूजन खाना खा रहा था, मतलब कि वांग जी खाना खा रहा था, खाने के लिए बैठे थे मतलब। विंग ने उसके चेहरे को देखा, इतना रोया हुआ था दूसरे बच्चे के बारे में सोचकर कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो मन में सोचता है, वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। पहले मैंने उसे छिपाया था, मैं उसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं जानता हूँ मैं कभी इसे नहीं छोड़ सकता, बशर्ते मैं किसी को भी छोड़ दूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तो फाइनली उसने अपना मुंह खोला था। सेंसिटिव टकर कमरे में पहुंचता है। विंग फूट फूट कर उसकी बाहों में था एंड वो बता रहा था कि एलेक्स उससे मिला था एंड उसने एलेक्स ने उससे क्या क्या कहा। फिर इस तो वांग जी भी हुआ था, बिकॉज जब भी भूजन की जर्नी चल रही थी, मतलब बेबी बर्थ वाली 9 महीने की जर्नी चल रही थी, उस वक्त जितने भी डॉक्टर थे वो वांग जी के अपने डॉक्टर थे और उसने अपनी टीम बुलाई हुई थी। बट ये भी क्या था, विंग फूट कर चुकी रो रहा था तो नीचे गिरने वाला हुआ कि वांग जी ने उसे कस के पकड़ा। वो एकदम से न रोया न उसने बेबूजन को कंफर्ट कराया। उसके चेहरे के सिकन बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। पता करो एलेक्स कहाँ पर है, उसने किसी को कॉल करके कहा, और उसकी आंटी को भी, उसके पूरे खानदान को पता करो सब कहाँ पर है अभी। विंग तो उसके चेहरे को देखता रह गया। हनवक को सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने विभूजियान को बिठाया। रोने की कोई जरूरत नहीं, अगर 1% भी ऐसा हुआ डेफिनेटली मैं इस बार वो विभूजान को देखता है, तुम्हारा मुंह देखकर किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि वो बता रहा था कि हर बार उसने सबको यूं छोड़ दिया था बिकॉज वो विभूजान के खानदान वाले थे। बट अब बहुत हो गया। उसकी एक औलाद थी बीच में, बात औलाद की नहीं थी। इंसानियत को इतना हद से पार नहीं करना चाहिए कि इंसान बर्दाश्त भी ना कर पाए। एलेक्स को इन सब में आने की क्या जरूरत थी। वो अब सारी बातें सोच रहा था एंड पॉइंट तुरंत कनेक्ट होता चला गया कि आखिरकार एलेक्स उसका पीछे था, मतलब डेफिनेटली उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। तो अब ये भी तय हो गया कि एलेक्स को किसी ने हायर किया था। एलेक्स की जन्म कुंडली निकालनी अब जरूरी हो गई थी। लंदन लंदन मेरी बात सुनो। विभूजन उसके साथ साथ पीछे नीचे आ गया। वो उसे समझा रहा था कि जल्दी में कुछ ना करे, क्योंकि वांग जी का गुस्सा बहुत खराब था। ये विभूजन जानता था। विभूजन बस एलेक्स के पास नहीं जाना चाहता था, जो कि एलेक्स ने कहा था, मेरे पास आओ, रात गुजारो, मुझे शादी करो, उसे तलाक दो। एक बातें उसने कही थी, तब जाकर वो बच्चे को उसे देखा मिलवाएगा, वरना वो बच्चे को मिलवाएगा भी नहीं, कभी बताएगा भी नहीं कि उसका बच्चा कहाँ पर है। विंग उसने विभूजन का हाथ पकड़ा, गुस्से में उसे सोफे पर बिठाया। उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इतना चीजें खींचने की जरूरत नहीं है। वांग जी क्या हुआ? अचानक से जय बुजुर्ग आ गए। जी आवे उसने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। हाँ हाँ भाई बोलिए, वो अचानक से पूछने लगा। जी आंचन के बारे में पता करो। क्या हुआ भाई? आई सेट पता करो। तो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। सेंसिटिव टोकर 10 मिनट बाद पहुंचता है। लानजान के पास सारी जन्म कुंडली आ गई कि आखिरकार कौन कब कहाँ क्या कर रहा था। विंग मन में कहता है, मैं खुश हूँ कि मैंने उसे सारी बातें बताई। आई नो दैट कि वेरी वेल समझाएगा। एंड वाकई में अगर मेरे बच्चे के साथ उन्होंने कुछ किया होगा तो मैं उन्हें सच में नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। 10 मिनट बाद ही वह मून भी
एक्शन में था एंड बच्चा भी कंफ्यूज था, हो क्या रहा है। बच्चे को तो अभी लांछन देख भी नहीं रहा था, ऑफकोर्स वो पूरा गुस्से में था। सब कुछ पता चल गया और ये भी पता चला कि सबसे ज्यादा आंटी का आना जाना वहां से था जहाँ का एलेक्स था, मतलब जिस देश का था उसका आंटी का आना जाना आंटी का था। तो मतलब अब ये भी तय हुआ कि आंटी ने उसे हायर किया था। बहुत दूर नहीं है कि आंटी भी पकड़ी जाएंगे। बस उसने आंटी के खिलाफ जितने भी आज तक सबूत इकट्ठा किए हुए थे वकील को कॉल करता है। जियांग फैमिली के जितने भी सबूत जो अवैध काम से लेकर जितना भी उन्होंने किया था रिवील कर दो। हाँ, लांछन भी बुझा चुकी मन में सोच रहा था कहीं इन सब चीजों से उसके बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। बट वांग जी जानता है एलेक्स भी वुजान को पाना चाहता है और इस चक्कर में जियांग फैमिली को कुछ भी हो जाए अलग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, मुझ पर यकीन करो, मैं सब कुछ तुम्हें वापस करूंगा जो तुम्हारा है। वेंग दूसरे बच्चे को पकड़ के रोने लगा। मून तो समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। हालांकि पूरी फैमिली काफी टेंशन में आ चुकी थी। अगले आधे घंटे में न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज करके आने लगा कि जियांग फैमिली के खिलाफ अचानक से किसी ने सारे सबूत रिवील कर दिए हैं। यहाँ तक कि मैडम यू से लेकर आंटी तक जितने भी अवैध काम किए गए थे, इवन की भी वुजान के फादर जो कि अभी बहुत ज्यादा बीमार थे, सबका नाम आ चुका था। अंकल जो कि फॉरेन कंट्री के जेल में थे और मतलब कि साव के बड़ा भाई जो कि मर चुका था, उसके बारे में भी सब कुछ पूरी जड़ें खोदी जाने लगी थी। हालांकि जियांग फैमिली की पूरी तरीके से बदनामी हो चुकी थी। एंड देन वांग जी के जो हिडन लोग थे उन्होंने ये पता लगाया कि एलेक्स सबसे ज्यादा कहा जाता है एंड उसका आना जाना किसी आइलैंड पे था जो कि उसके फादर ने खरीदा था। चूंकि एलेक्स जो है जिस फैमिली से नहीं आता था, लेकिन उसके फैमिली जो है क्रिमिनल से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से उनके पास पैसे तो इनफ थे। वांग ची ने वहां की देश की पुलिस से कनेक्शन किया एंड पता करवाया कि कहीं उसने उसके बेबी को वहां तो नहीं रखा है। पुलिस वालों ने जब छापा मारा देन पता चला कि वहां कोई रिसर्च सेंटर था जो कि अवैध चीजों पे रिसर्च कर रहे थे। वहां के पुलिस वालों को भी इन सब चीजों से काफी मदद मिली एंड देन जिस चीज की तलाश वांग जी को थी, वांग जी के पास उस चीज के लिए कॉल आ गई एंड बताया गया कि बेबी वहां मिला हुआ है बट वो बहुत ज्यादा बीमार है। शायद या तो उसे होश नहीं है या तो उसे कोई बीमारी है, जो कुछ भी है। वांग जी के हाथ से फोन छूटा और वो नीचे जा गिरा। वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड था कि ये क्या हो गया था। क्या हुआ? क्या सच में है बच्चा? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस बच्चे के लिए वो रो रो कर उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से ब्लैक कर लिया था, वो बच्चा अभी भी था। वे बुजान का दिल एकदम से इतना जोर से दर्द हुआ कि जेडन को अपने भाई को संभालना पड़ा। डेफिनेटली वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वांग जी ने जेडन से कहा कि उसे संभालो। वो मुड़ा कि भी बुजान ने उसका हाथ पकड़ा। मैं चलूंगा, मैं आता हूँ, मैं भी चलूंगा। आई सेड मैं आता हूँ। उसने जब ये कहा कि मैं आता हूँ, अगर बच्चा है तो वो लेकर आएगा। आई सेड लान जान के मैं भी चलूंगा। फिर वुजा ने जब जोर से ये कहा तो सबने उसकी तरफ देखा। वांग जी ने उस बंदे को देखा। वो जानता है उसके अंदर मदरहुड की फीलिंग्स है। गुस्सा इसलिए उसे बहुत ज्यादा है। इस जगह भी वुजान पूरी तरीके से सही था। वांग जी भी गलत नहीं था। एलेक्स मैक्सिको का था। उन लोगों ने मैक्सिको के लिए उड़ान भरी। एलेक्स को तो पकड़ा नहीं गया क्योंकि वो किसी फॉरेन कंट्री भाग गया था। मतलब वो कहीं भाग गया था। वो भी जान चुका था कि उसके दिन बहुत नजदीक आ चुके हैं। वांग जी तो इतने दिन से सबूत रखे हुए था, ये सोचकर। हालांकि उसे अभी भी नहीं पता था कि उसकी बेबी को और भी वुजान को सब करवाने में दवाइयाँ किसने खिलाई थी एंड वो इन सब चीजों के इंतजार में था। जिस दिन उसे पता चलेगा पूरी तरीके से सबको तबाह कर देगा। बट यही उसे रिवील नहीं हुआ था। वो तो एलेक्स के इतने साल वापस आने के बाद, मतलब इतने महीने वापस आने के बाद सडनली सब कुछ रिवील हुई। एलेक्स को क्या लगा था विंग और वांग जी का रिश्ता पहले जैसा है? डेफिनेटली नॉट। भी वुजान पहले जैसा उससे कुछ छिपाने वाला नहीं था और यही उसकी शायद मजबूती बन गई थी। विंग पूरी तरीके से इस रिश्ते में खुद को 100% दे चुका था। इसकी वजह से उसे वांग जी पर यकीन था। अब छुपाता तो चीजें और ज्यादा बुरी हो जाती। भी वुजान अब उस सेंटर में पहुंचा जहां सारे लोग मौजूद थे। उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। बट वांग जी जो कि वहां के आला कमान ऑफिसर से बात कर रहा था, वांग जी के साथ में उसके भी कुछ लोग वहां पहुंचे हुए थे एंड वो कहता है कि उसे अंदर जाने दे। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रेडिएशन है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। आपको थोड़ी देर बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। वो बच्चा, उसे होश नहीं है। शायद वो काफी कमजोर था बर्थ के वक्त भी। मे बी शायद उससे पहले उसे मे बी कि वो जब पेट में रहा हो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई हो। वांग जी जानता है कि वीवूजान को दवाइयाँ खिलाई गई हैं, हो सकता है जिसकी वजह से एक बच्चे पर ज्यादा असर आया हो। वो मन में सोचता है इसका मतलब पूरी डॉक्टर की टीम, मतलब अभी कितने लोग थे जिससे उसे तबाह करना था या पूरी तरीके से मिटा ही देना था। उसे बहुत गुस्सा लगे और
वो बाहर आया, उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। विभूजन की जर्नी में, मतलब कि नौमन की जर्नी में, नर्स से लेकर जितने भी डॉक्टर थे, पूरी टीम जो अमेरिका से आए थे, सबको दबोचो, सबसे उनके मुंह से उकलवाओ कि उन्होंने आखिर क्या किया था। यहाँ तक कि चाइना का वो हॉस्पिटल जहाँ बेबी बर्थ कराया गया था, जहाँ उसके बच्चे को गायब किया, सारी चीजें एकदम से रिवील करो, सबको पकड़ो। सीन शिफ्ट कर रात के 9 बजे के आसपास पहुंचता है। विंग मैक्सिको अपना दूसरा बच्चा लेकर नहीं गया था, तो ये वो बच्चा यहाँ पर अभी जेडन और मून के पास था और दीदी के पास था। अच्छा हुआ दीदी यहाँ पर थी, हालांकि मैडम यू को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। आप लोग अब अंदर जा सकते हैं। वहां से जितने लोग मिले थे, यानी रिसर्च सेंटर से जितने लोग बुरी हालत में मिले थे, सबको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। मांग जी और वी भूजन वहां से भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि उनका बच्चा हॉस्पिटल में पहले चेकअप होगा, इसके बाद ही मिलने दिया जाएगा। जब उन दोनों ने उस बच्चे को देखा तो हैरान रह गए। विभूजान के मुंह से चीख निकल पड़ी और वो नीचे भड़क से गिर पड़ा। वो जब गिरा तो वो बेहोश हो चुका था। डेफिनेटली वो देखने की हिम्मत रख ही नहीं पा रहा था। विंग को इमरजेंसी के केबिन में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा वो इमोशनली काफी वीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा मतलब अटैक जैसा आया है। वांग जी ने बच्चे की तरफ देखा। एक नॉर्मल बच्चा था जो उनके पास था, जिसका वजन ऑलमोस्ट सामने जो बड़ा बच्चा था उससे 2 गुना या 3 गुना होगा। वो बच्चा बहुत पतला दुबला था। देखकर ही लग रहा था कि लान जान ने अपने दिल को पकड़ा। उसके दिल में उसे भी महसूस हुआ कि एक दर्द महसूस हो रहा। अब वो समझ पाया कि बच्चों पे आती है तो माँ बाप का दिल क्यों दुखता है। ऑफकोर्स उन्हें लगता है कि दर्द उन्हें हो रहा है, उनका बच्चा तकलीफ में है, लेकिन पेन उन्हें हो रहा है। मेरे बच्चे। वांग जी ने जो कि अपना ब्लड टेस्ट करवाया। ऑफकोर्स बेबी ऐसे तो नहीं उसे सौंपा जाएगा, पहले वहाँ की गवर्नमेंट देख लेगी उसका बच्चा है कि नहीं, और 10 मिनट बाद उसे बताया गया कि हाँ डीएनए मैच हो गया, बच्चा उसी का है। विंग तभी भर्ती था, बट वांग जी ने उसे गोद में उठाया। डॉक्टर ने कहा कि वो होश में तो है, मैं भी उन्हें कुछ दवाइयाँ दी जाती होंगी जिसकी वजह से वो ज्यादातर होश में ना रहते हो, क्योंकि बेबी का केयर बहुत बुरी तरीके से किया गया, मतलब वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। फिलहाल वो ठीक है, उसे होश तो आ जाएगा एटलीस्ट 12 घंटे के बाद। और हाँ, ये बच्चा बहुत सेंसिटिव है, इस बात का खास ख्याल रखें कि ये अभी भी सेंसिटिव है, यंग एज में भी सेंसिटिव ही रहेगा। सेंसिटिव मतलब लांजान सुनना चाह रहा था। वीक वीक मतलब वैसे नहीं, वीक मतलब कि एक डर इसके दिल में बैठा हुआ है। वो काफी हद तक खुद को दूसरे से अलग मानेगा। इसकी केयर बहुत अच्छे से करनी होगी। ये हेल्थ में। वांग जी ने जब उसके वजन को देखा तो कहता है हेल्थ में सही होगा कि नहीं। डॉक्टर कहता है कि उसे प्यार की जरूरत है। वो अपनी मम्मा से दूर रहा है, अपने पेरेंट्स से दूर रहा है शुरू से, जब से उसका बर्थ हुआ है, जिसकी वजह से वैसा हो चुका है हाल। और उसे बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, अटेंशन की जरूरत है। वांग जी घंटे भर वहां बैठा रहा, उसे सीने से लगाए रहा और रोता रहा। सीन शिफ्ट होकर रात के 1 बजे के आसपास पहुंचता है। विभूचैन की आंख खुली तो उसने लालचंद को अपने पास बैठे हुए पाया। और बगल में एक हड्डी जैसे बच्चे को देखा जो पूरी तरीके से पतला पतला सा था। नहीं, विभूचैन उसे देख ही नहीं पाया और वो घूमकर वांग जी के पैरों में अपना सिर, अपनी आंखें छिपा लेता है। वो रोने लगा था उसे पकड़ के, उसे नहीं देख पा रहा। उसे बहुत तकलीफ हो रही है अपने बच्चे को इस तरह देखकर। लांजन वहां कुछ नहीं बोल सका। अभी भी वो जानता है यहाँ बोलना निरर्थक था। वो बोलता तो कुछ भी उसके मायने नहीं थे। ऑफकोर्स जो पेन वो खुद महसूस कर रहा था, सेम चीजें विंग भी महसूस कर रहा था। देन वो क्या कहता है यहाँ पर, विभूजन का रो लेना ही अच्छा था। नहीं, वो बहुत कमजोर है, वो मेरा बच्चा नहीं है, वो दूसरा होगा। विभूजन जो कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। एक बच्चा वो था जो चाइना में था, जिसका वजन देखकर लोग कहते तो इस तरह क्यों है, दूसरा बच्चा इस तरह से पूरी तरीके से हड्डी था, जिंदा कैसे था, सोचने वाली बात है। उसकी आंखें धसी हुई थी, इतना नन्हा बच्चा, और ऐसे लग रहा था कि वो सूखे का शिकार हो चुका है। गॉड, भी हो जान जो कि अब बहुत रोया। वो जितना रो सका था उतना रो, तो उसने, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस बच्चे को टच भी कर ले। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, भी वुजन मन में कहता है। सीन शिफ्ट कर आधे घंटे में वांग जी को खबर आई कि एलेक्स पकड़ा गया। जैसे ही वी वुजान ने सुन लिया, वांग जी ने आवाज तो स्लो की, बट उसने सुन लिया था। विंग ने उसकी तरफ देखा, हालांकि उसने अभी भी अपने बच्चे को नहीं छुआ था। उसे संभालो, मैं नहीं छू सकता। वेइंग उसे लो हाथ में, मैं नहीं ले सकता। वो रोते हुए फिर से कहता है ये बहुत वीक है, मैं नहीं ले सकता। लानजान ने उसकी तरफ देखा। बच्चों जैसी बातें मत करो, उसे प्यार की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा उसे बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तो वो ठीक होने वाला है भी या नहीं, विभूजा ने रोते हुए फिर से कहा। ऑफकोर्स ठीक होगा वो ठीक होगा, बिल्कुल अपने भाई की तरह। उसे लो।
वीवूजा ने बच्चे की तरफ देखा। किसका फोन था? उसने अभी भी बच्चे को नहीं छुआ। एलेक्स पकड़ा गया। मुझे जाना है वहां पर। वो अचानक से उठ बैठा। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा। वेइंग, उसे संभालो। लांचन, मेरा हाथ छोड़ो, उसने उसे देखते हुए कहा। वेइंग, बच्चे को संभालो। आई सेड, मेरा हाथ छोड़ो। वीवूजान, जो कि सच में गुस्से में था, वो मानने वाला नहीं था चाहे जो कुछ भी हो जाता। वेइंग, बेबी। वांग जी, उसे मैं एक ही शर्त पे छूंगा, जब तक कि मैं एलेक्स को अपने हाथ से मार नहीं लूंगा। वांग जी ने उसके चेहरे को देखा। वो कोई नन्हा बच्चा अब नहीं रहा। अब कोर्स वो एक पेरेंट्स बन चुका है। उसके अंदर गुस्सा उस तरह भरा हुआ था कि वांग जी भी रोक नहीं पा रहा था उसे। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं उसे नहीं छूंगा जब तक मैं उसे मार नहीं लूंगा। तुम्हारे ऊपर है तुम्हें अपनी औलाद चाहिए या नहीं। वीवूजा ने उसे देखते हुए पूरी तरीके से धमकी दी। वांग ची ने उसके चेहरे को देखा। उसने नर्स को बुलाया। उसने बच्चे को संभालने के लिए कहा। उसने वीवूजान का हाथ पकड़ा। ऑलमोस्ट वीवूजान को घसीटा। गुस्सा वांग जी को भी आया, एक तो एलेक्स के ऊपर, दूसरा वीवूजान के ऊपर। बट वो जानता है वीवूजान भी सही था, वो गलत नहीं है वहां पर। इंस्पेक्टर वहां पहुंचा जहां एलेक्स और उसकी गैंग को पकड़ के रखा गया था। इवन पुलिस वालों ने ही पकड़ रखा था। वांग जी जब वहां पहुंचा तो वहां एक पॉलिटिकल नेता भी मौजूद थे, जो कि मैक्सिको के ही थे। वांग जी की उनकी पर्सनली जान पहचान थी। डेफिनेटली अगर उसका कत्ल भी हो जाता तो वांग जी, पुलिस वाले बिल्कुल उस चीज को रफा दफा करने वाले थे। वीवूजन बहुत गुस्से में था। उसे आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वांग जो उसके साथ में एलेक्स को ही अलग कमरे में रखा गया था। वीवूजन अब उसके सामने खड़ा था। तुम्हें बस मैं चाहिए था, वो उसे देख कर पूछ रहा था। एलेक्स इतना हरामी किस्म का बंदा था। न जाने कितने चर्च, गांजा और उसने रेप वाले केस कर लिए थे, उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा था। एक ही तो ख्वाहिश रखता था, वीवूजन को पाने की। बींग को देखने के बाद उसकी नीयत बहकी थी। डेफिनेटली यही बात थी। लव अब तो उसे वैसा वाला नहीं था। पसंद करता था, वो बात अलग थी। वीवूजन ने आते वक्त पुलिस वाले से गन ले ली थी। अनवांग ची ने भी उस जगह उसका साथ दिया था। मतलब साथ का मतलब ये नहीं था। वो जानता है वीवूजन को रोक नहीं सकता इस वक्त, तो बिल्कुल भी नहीं। एलेक्स, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें तो मेरे सामने भीख मांगनी चाहिए। एलेक्स ने उसके चेहरे को देखा। मैंने बस वही किया जो मुझसे कहा गया था। जाकर अपनी आंटी को मारो, हो सके तो अपनी माँ को मारो। मेरी माँ इन सब में थी? वीवूजन हैरान होकर पूछता है। नहीं, तुम्हारी माँ इन सब में नहीं थी। जिससे वो काफी चीजें लांजन के साथ कर चुकी हैं। भले ही सामने ना आती हूँ, हिडन तरीके से उन्होंने बहुत चीजें की। मैंने उनके मुंह से तुम दोनों के लिए बस बुरा ही सुना है, खासकर वांग जी के लिए। रही बात तुम्हें दवा खिलाने की बातें, वो तुम्हारी आंटी ने किया था। मैं तो बस तुम्हें पाना चाहता था। मुझे तुम्हारे बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, तुम्हारी आंटी उस बच्चे को मारना चाहती थी, लेकिन मैंने उस बस बच्चे को ले लिया। मुझे मालूम था एक दिन यूज करूंगा। ओह, वांग जी ने ओह कहा। तुम लकी हो वांग जी, विभूजन जैसा पर्सन तुम्हारे हाथ में है। मींग ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। वो बहुत गुस्से में था और वो सच में गन उसके सिर पे रख देता है। वांग जी ने उसके हाथ से गन लेनी चाहिए कि वो अपने हाथ इस तरह गंदे ना करे। वांग जी देख लेगा इस मसले को, बट विभूजा ने तब तक सूट भी कर दिया। आपको एलेक्स की कोई बातें नहीं सुनने वाला था। एक नन्हा बच्चा किस तरह सफर कर रहा था, और कौन सा एलेक्स बहुत दूध का धुला हुआ लड़का था। न जाने कितने कत्ल, रेप केस और न जाने क्या क्या एलेक्स ने अंजाम दिए थे। उसकी सजा तो मौत होनी थी, भले ही अदालत ने नहीं दी। विभूजा ने अपने हाथ से दे दी। हाँ, इसे जायज तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन नाजायज भी नहीं कहा जा सकता था। विंग, शांत हो जाओ। उसने 2-3 बार शूट कर दिया। एंड वांग जी उसे खींचता रहा, बट विभूजन से रुका नहीं। उसके हाथ भी खून से छीट गए थे। वांग जी ने एकदम से वो चिल्लाया, विंग, मैंने कहा रुक जाओ। वो दांत पे दांत रखकर उसे गुस्सा करके रोकता है। तब जाकर वे वजन कंट्रोल में आया। वो वांग जी को पकड़ के फुट फुट के रोने लगा कि वो अपने बच्चे को इस तरह नहीं देख पा रहा है। वो नहीं देखेगा, उसे छू नहीं पाएगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। सिंसिप्टिकर हॉस्पिटल में पहुंचा। वांग जी ने अपने कनेक्शन से उस कत्ल को तो दबा दिया था। यानी जाहिर सी बात है कि वहाँ के पॉलिटिकल नेता को लांजन के सपोर्ट की जरूरत थी। और वो अगर लांजन का साथ नहीं देंगे तो लांजन उनका क्यों देगा, जिस चक्कर से इस केस को ही रफा दफा कर दिया गया था। एंड बाय द वे इसे इनकाउंटर बताया गया। चूंकि एलेक्स अच्छा खासा माफिया था वहाँ का, उसकी सजा तो मौत ही होनी ही थी। तो सिर्फ जनता को न वहाँ की पब्लिक को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। रात के 3 बजे के आसपास वो वापस आया। वीवू जैनब कमरे में पहुंचा। हालांकि इस दौरान वो लांजन से एक बार भी नहीं बोला। अब जाकर उसने बच्चे की तरफ देखा। पूरा हड्डी जैसा वो बच्चा, बस उसकी स्किन के ऊपर एक, मतलब हड्डियों के ऊपर स्किन लटक रही थी। हालांकि वो दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा ही सफर कर रहा है बेबी। डॉक्टर ने विंग को समझाया कि उसे बच्चे को किस तरह ट्रीट करना है, क्योंकि वो बेबी बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव है।
लालचंद को खबर मिली कि पूरी टीम को दबोच लिया गया है, मतलब डॉक्टर की टीम को। इवन जो हॉस्पिटल चाइना में था जहां बेबी का बर्थ हुआ था, वहां के डॉक्टरों को भी उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किया। उन्होंने एकदम से छापा मारा गया। ब्रेकिंग न्यूज करके आ रहा था कि लान फैमिली के साथ ऐसा ऐसा हो गया, डॉक्टरों ने ऐसा ऐसा कर दिया। वांग जी हैरान था इन सब चीजों को सोचकर। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसके अपने डॉक्टरों ने धोखा दिया, मतलब कोई भी भरोसे के लायक नहीं था। वो अपनी जगह सही था कि वो भी वजन कितना हाइड करके रखता था। किसी का कोई भरोसा नहीं है, उसे नुकसान पहुंचाने में कोई भी एक पल नहीं सोचता है। और जब वेवूजा ने उसे पहली बार गोद में उठाया, उसका वजन देखकर उसका दिल जो है कब सीने से बाहर आ जाता उसे नहीं पता। वो जिंदा है वो जानता सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बच्चे हैं, उसका पर्सन है। अदरवाइज अगर कुछ ऐसा रीजन ना होता तो वो मर जाता अपने बच्चे की हालत देखकर। बच्चे को गोद में तो लिए हुए था, लेकिन वो लानजान को देखकर रो रहा था। डेफिनेटली उसके आंसू लानजान के सामने बह रहे थे और इस वक्त वांग जी उसे कोल्ड होकर देख रहा था। इमोशनल वो बहुत था, अंदर से वो बहुत टूटा हुआ था। उससे ज्यादा बच्चे की ख्वाहिश किसे थी, लेकिन अगर वो रो देता तो विभूजन बीमार हो जाता न उसे कौन संभालता। डॉक्टर ने कहा वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है, यानी कि विभूजन। पूरे एक हफ्ते विभूजन वहां रुका बच्चे के साथ में हॉस्पिटल में, और यहाँ दीदी ने दूसरे बच्चे को संभाला। दिन रात उस बच्चे ने आफत काट दी थी, बट इस वक्त उस बच्चे की हेल्थ का इश्यू था। उसको उसके पास रुकना ज्यादा जरूरी था। इमरजेंसी में उसे शाना लाना मतलब कि बहुत ज्यादा सफर करने वाला था। एक हफ्ते बाद बेबी थोड़ा सा दुरुस्त था। जब उसने सोकर अपनी आंखें खोली तो उसने विभूषण को देखा। पूरे एक हफ्ते से वो विभूषण और वांग जी को अपने आसपास देख रहा था। बेबी थोड़ा थोड़ा हिलने लगा था। उसने मुझे देखा, वेंग रोते हुए लांचन से कह रहा था, क्योंकि बेबी अभी तक आंख नहीं खुल पा रहा था सही से। हाँ वो देखेगा। हम अब सफर कर सकते हैं। आई मीन अब हम फ्लाइट में बैठ सकते हैं ना। सिन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहाँ एक हफ्ते बाद वो लोग वापस आए। और जब लान हाउस में भी वूजा ने कदम रखा तो उसकी दिल की धड़कनें बहुत फास्ट हुई। उसका बच्चा पहली बार अपने बाप के घर पे आ रहा था। बेबी थोड़ा सा हिलने डुलने में भी उसे प्रॉब्लम हो रही थी, वो इतना ज्यादा वीक था। विभूजान की गोद में वो बच्चा सिमटा हुआ बस 2-3 महीने का लग रहा था। दूसरा बच्चा जो 1 साल प्लस का था, वो बम उसके लिए गोलू मोलू से बैठा हुआ रोने रोने हो गया था। सारे लोग इमोशनल हुए कि ये क्या था। पता तो सबको चल गया था मसला क्या था, लेकिन अभी उस बच्चे की हालत देखकर सबको बुरा लगा। डेफिनेटली बीइंग ने जो किया वो बिल्कुल सही था। ओह गॉड। विभूषण जो कि मतलब कि जेतन और वो जो थे मून जो थे पहले रोने लगे, क्योंकि बहुत नन्हे नन्हे अभी वो छोटे हैं, इन सब चीजों को इतना संभाल नहीं पाते। जो भूषण भी काफी हद तक इमोशनल दिखे। जी अभी कुछ बोल ना पाया, चला गया, लेकिन सोच रहा था कि एक बच्चा कैसा है और दूसरा बच्चा कैसा है। लेकिन विभूषण रो रहा था। और जब दूसरे बच्चे ने यानी गोलू मोलू ने, मतलब गोलू गोलू वाला बच्चा जब रोते हुए देखते मम्मा को, पहले तो वो खूब रोया धोया। जब उसने दूसरे बच्चे को देखा फिर जाकर वो मम्मा के पैरों पे अपना सिर रख देता है, मतलब एक्सेप्ट है उसे दूसरा बच्चा है। मम्मा ऐसे रोए नहीं क्योंकि उसे आंसू अच्छा नहीं लग रहा। मेरे बच्चे विभूजा ने दूसरे को भी सीने से लगाया। यानी वो दूसरे बच्चे को देखता है। लांजन हमें नाम रखने की जरूरत है। सीन शिफ्ट कर 2 दिन बाद बादशाह बहुत धूमधाम से लान फैमिली के 2 बच्चों का नाम रखा गया। कुछ रोनोको को नाम चुना गया था। मांग चिन्ह से और बच्चे की डिमांड की थी, और वो एक बच्चे को लेना चाहता था, मतलब गोद भी भूसान जो कि ठीक था। अभी सब कुछ पहले जैसा चल रहा था। मैडम यू को एक लंबे वक्त की सजा हुई। जियान चिंग बेगुनाह था, बट वही भी भूसान ने उसे माफ नहीं किया था, क्योंकि जियान चिंग ने वैसा कोई अटेंशन उसके ऊपर नहीं दिया था। तो उनके बीच बस कनेक्शन वैसा ही था, क्योंकि जियान चिंग एक सेल्फिश पर्सन था एंड आमने सामने से उसने कुछ नहीं किया था, तो विंग उससे सामने से कुछ कह भी नहीं सकता था, ना कोई वास्ता रखना चाहता था। आंटी को फांसी की सजा हुई थी। काफी गुनाह उन्होंने किए थे, बट ये जो कहा था वो सबसे खतरनाक था। एक बच्चे की जान लेना कहाँ की अच्छी बात है। दूसरे तरफ उस बच्चे की हालत कितनी बुरी हो चुकी थी सिर्फ इन लोगों की लालच की वजह से। सिर्फ इतना ही था तो एक बार कहते थे उससे विभूजन कुछ भी करके वांग जी से उनकी अदालत वापस दिला देता, लेकिन ये करने की क्या जरूरत थी, और वो क्यों ना करती। वांग जी जब आखिरी बार उसके आंटी से मिलने गया था, तब उसकी आंटी ने बिना पछतावा दिखाते हुए यही कहा था कि वांग जी ने उसके बच्चे को मारा है, यानी कि साव के बड़े भाई को मारा है। वो ऐसे भी आग में जल रही थी, उन्हें तो बस मौका चाहिए था। वो तो दोनों बच्चों को मारना चाहती थी, बस अब तो उसके बच्चे बच चुके हैं, तो डेफिनेटली उनका बच्चा छीना था, तो वांग जी के बच्चे को छीनना चाहती थी। हालांकि उन्हें फांसी की सजा हुई। साव इन सब से बहुत ज्यादा घबराया और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ ने ये सब किया, बट उसकी माँ ने ये सब कर दिया था। सब परेशान हुआ डिप्रेशन से निकलने के लिए कुछ दिन वो ट्रिप पे चला गया। वो कम से कम 6 महीने ट्रिप पे रहा।
इस दौरान सब कुछ ठीक हुआ। दिन तेजी से गुजरे। 6 महीने पूरे बीत चुके थे। बेबी पहले से ज्यादा ग्रो कर चुका था। एनसीए चिपचिकर कर पूरे 2 साल बाद पहुंचा। दोनों बच्चे 2-2 साल के हो चुके थे। ओह गॉड। बेवजह ने अब दूसरे बच्चे को देखा। पहले से दुरुस्त था एंड अब जाकर वो पूरे शेप में आ चुका था। क्यूट क्यूट सा बेबी था। अब जाकर पहचाना जा सकता था जिसके होठों पर तिल था। वो बच्चा था रोनो और दूसरा बच्चा था कोको। तो अब यही पता चल गया। हालांकि कौन बड़ा था कौन छोटा था ये तय नहीं हो रहा था। वांगजी ने विंग से कहा कि जो बच्चा बाद में मिला उसका उसे बड़ा रख दे ताकि ये बड़े होकर मतलब वो थोड़ा सा वीक है मतलब इमोशनली। देखो यही होता है फादर का। दे डोंट नो कि आखिरकार बड़ा कौन था। बट हक उसे दिलाने के लिए मतलब बड़ा था तो ठीक है वो इमोशनली वीक था तो उसे कमजोर ऐसा फील ना हो क्योंकि नन्हा रहेगा तो सब उसे बोलेंगे जैसा एज यूजुअल सब घर में होता है। सोच समझकर उन्होंने उस बच्चे को बड़ा साबित कर दिया। और दूसरे बच्चे को छोटा। एंड वो अभी भी नहीं जानते थे कौन बड़ा है कौन छोटा। हर एक नर्स हर एक डॉक्टर को उसकी सजा मिले जो जिसके काबिल था। उनका बच्चा तो बच चुका था बट इन सब चीजों में बहुत कुछ सफर करने वाला हुआ। वांग ची ने फाइनली पूरे 5 साल के बाद वो जापान विजिट पे गए थे। वे वो जान चुके मन में सोच रहा था इतनी सारी चीजें सबके पीछे हो चुकी हैं। उनका बच्चा 5-5 साल का हो चुका है। दोनों बच्चे वैसे हो चुके हैं। जिंदगी में अब सब कुछ पहले से ज्यादा ठीक था। अब वो लोग यूनिवर्सिटी में आ चुके थे। मून और चेतन सीन शिफ्ट कर फिर से 3 साल बाद पहुंचता है। बच्चे 62 साल के हो चुके थे। इस साल वो मलेशिया की ट्रिप पे गए हुए थे और इस बार वांग जी उन्हें उस पार्क में लेकर गया था जिस पार्क में उसने विभूषण को झूला झुलाया था जब उसका खुद का पर्सन नन्हा बच्चा जैसा था। कुछ याद आया। वांग जी ने उसके बैग पर हाथ रखते हुए उसे दबाते हुए कहा। 8-8 साल के बच्चों ने मुंह घुमा लिया था। डैड हम कुछ नहीं देख रहे हैं छोटे वाले ने कहा। छोटा वाला वही बच्चा था जो चंट था यानी कि कोको। हाँ देखना भी मत। वांग जी ने उसे कहा। डैड लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। वही मुंह खोल के फिर से कह रहा था। दूसरा बच्चा कोने में दुबका हुआ था। बेचारा इमोशनली वीक है। रोमांस भी देख नहीं पाता। अब क्या करे बच्चा इमोशनल इंट्रोवर्ट होने वाला है। विंग अपनी औलादों को संभालो। हाँ वे उजान ने मुड़कर देखा। एक तो देख रहा था बेशर्मों की तरह दूसरा मुंह दूसरी तरफ घुमा के खड़ा था। अरे बाबा तुम्हें क्या हुआ। वे उजान ने रोनो को पकड़ इधर आओ तो। क्या बात है। वे उजान ने उसे गोद में बिठाया। ब्लश कर गया बच्चा। मैं नहीं देख पाता। अरे तुम क्या नहीं देख पाते। रोमांस चल रहा था। तुम्हें किसने बताया रोमांस चल रहा था। मुझे अंकल ने बताया। अरे मेरा बेबी भी वो जाने से सीने से लगाया। तुम्हारे अंकल ने तुम्हें क्या क्या सिखा दिया। यही के रोमांस चल रहा था। ठीक है बाबा लेकिन इतना नहीं शर्माते। तुम तो मुझसे ज्यादा शर्मा रहे हो। वांग जी ने कोको को पकड़ा। इधर आओ तो। डैड मैं तो बस सीख रहा था रोमांस कैसे करते हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे के अपोजिट पोल की तरह थे। मतलब एक नॉर्थ था तो दूसरा साउथ था। एक बेचारा देख नहीं पाता था दूसरा देख रहा था रोमांस कैसे करते हैं। इसे देखो तो बेशरम को। वी वुजान ने उसकी चट्टी पकड़ के खींची। 2-4 चटाक चटाक मार भी दिए थे। तुम्हें बहुत रोमांस देखना होता है। अंकल ने कहा वक्त पे सीख लेना चाहिए। अरे यार वी वुजान कहता है मैं नहीं बताऊंगा। हेलो लॉन जाने। वी वुजान ने अपने हस्बैंड को पुकारा। ऑफ कोर्स अब वी वुजान नहीं रहा जो नन्हा बच्चा हुआ करता था। अब वो अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से रन करता है। पर्सन पूरी तरीके से उल्टा कंट्रोल में आ चुका है। हाँ बोलो किधर ताक रहे हो वांग जी। मैं मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे देख रहे हो उस औरत को देख रहे हो। लांजा ने पीछे की तरफ देखा। सेक्सी सेक्सी कपड़े में एक औरत खड़ी थी। वो तो अब देख पाया कि एक औरत थी। उसका नजर तो वीवुजन से हटा ही नहीं था। वीवुजन इतनी अलूल जलूल चीजें क्यों देख लेता था। ओह तो तुम्हें लगता है कि मैंने उधर देखा। मैंने देखा आपने उधर देखा था। कोको पहले से बोल पड़ा। लांजा ने उसकी तरफ देखा। हद हो गई उसने देखा ही नहीं। उसका बच्चा बेवजह की बातें बोल रहा था। अच्छा अब तुमने भी देख लिया। सच में डैड उधर देख रहे थे मैंने देखा। तुम बताओ रोनो तुम्हारे डैड ने उधर देखा कि नहीं। मैंने नहीं देखा। वो इतना स्लो बोल रहा था कि भी वजन बब्बा के हाथ पड़ा। हाथ जल तो बहुत रहा था लेकिन यहाँ कुछ और ही मामला हो गया था। हे वांग जी ने अपने पर्सन का चेहरा पकड़ा। दोनों बच्चे जो कि उसकी गोद में थे इधर उधर छिटक गए थे। बेचारे क्या करते खड़े थे टुकुर टुकुर ताक रहे थे। वांग जी ने उसके होठों पर होठ रखे। डोंट थिंक कि मैं किसी को देखता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है किसी को देखने की। बेबी ने मुंह घुमाया। दूसरे बेबी ने आंखें फाड़ के देखी। एंड वी वजन कहता है बेशरम मत बनो वांग जी बच्चे देख रहे हैं। इसमें बेशर्मी की कोई बात नहीं है। बच्चों को एक हेल्थी रिलेशनशिप चाहिए। माँ बाप जब प्यार से रहते हैं तो बच्चों के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। आई एम हैप्पी कि मेरे पास 2 बच्चे एंड आई एम सो मच हैप्पी कि आई हैव यू। ये कहते हुए वांग जी उसके हाथ को पकड़ता है किस विस करने लगा था। वी वुजन उस कुर्सी पे बैठा हुआ था। वांग जी भी उसके बगल में बैठ गया। रोनो कोको जो कि
गुब्बारे उड़ा उड़ा के खेल रहे थे। पूरा पार्क खुश मिजाज था। विंग बहुत ज्यादा इमोशनल था। वांगची भी काफी ज्यादा इमोशनल था। कितना कुछ सफर किया वांगची ने उसे पाने के लिए, और उसके बाद भी वूजा ने कितना सफर किया खुद को प्यार के उस रंग में ढालने के लिए। भी वूजान एक बार अपनी माँ से मिलने गया था, सिर्फ ये सवाल पूछने के लिए कि आखिरकार चलो ठीक है, बच्चा अवॉइड करने में एलेक्स के मामले में उनका कुछ हाथ नहीं था। स्टिल वो माँ थी उनकी, उन्होंने कैसे राजी कर दिया कि हाँ वी वूजान को गिरवी रख देंगे। तब मैडम यू ने वी वूजान से रोते हुए कहा था कि मेरे पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा बीमार थे, हमारी कंपनी डूब रही थी। अगर नीलामी हो जाती तो तुम्हारे डैड को सदमा आ जाता, डैड से मर जाते। कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने बस सही चुना। मैं जानती थी वांग जी तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। वांग जी तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस था। ये बात मुझे तुम्हारे बर्थ से पहले ही पता थी। वांग जी का बिहेवियर सब कोई जानता था। मुझे लगता था ये फायदे का सौदा है। क्या ही नुकसान हुआ, वांग जी ने तुम्हें सेफ रखा। चूंकि तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी, तुम उसके पास ही सेफ रहते। मैं जानती थी ये बात, तो बस मैंने उसे चुना। क्योंकि वांग जी तुम्हें रखना भी चाहता था। वो हर हाल में तुम्हें अपने पास ही रखता। हम कहते तब भी, ना कहते तब भी, क्योंकि माफियाओं के लोग तुम्हारे पीछे थे। उन्हें लगता था वांग जी की बस एक ही कमजोरी है, वो तुम हो। अब तुम बताओ मेरे पास क्या ऑप्शन था। माँ, लेकिन फिर भी आप चाह कर भी जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं कि आप सही हैं। मैं मानता हूँ आपने मेरी जिंदगी के लिए किया, फिर बाद में कभी तो इतना वक्त आया, कभी तो मुझसे प्यार जताया होता, कभी तो कहा होता कि आप भी मुझे उतना ही चाहते हैं जितना कि मैं आपको चाहता हूँ। वेइंग, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पा रही थी। ऑनेस्टली बात यही थी। कोई बात नहीं माँ, मैं आपको बाहर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको कभी माफ़ भी नहीं कर सकता। आई डोंट नो कि मैं क्यों नहीं माफ़ कर सकता। चीज़ें बहुत बैठ गई हैं। जो कुछ वांग जी के साथ हुआ, मैं उसमें कभी भी हाँ नहीं बोलूँगा, और किसी और के साथ होता तब भी नहीं। आपको वही मिला है जो आपने काटा है। इस चक्कर से वांग जी वी ने अपनी फैमिली को माफ़ नहीं किया था। एंड आंटी को तो फांसी की सजा हुई थी। ऑलमोस्ट सारे लोग सजा, जो गुनहगार थे उन्हें सजा मिली थी। हालांकि जो वांग जी के साथ हुआ, उसकी फैमिली के साथ हुआ, उसे तो कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। इतना कुछ बुरा हो गया था उनके साथ। स्टिल वांग जी ने उनकी फैमिली को मारा नहीं था। विंग के लिए तो यही बहुत था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां उनकी शादी की सालगिरह थी। बच्चे अब 9-9 साल के हो चुके थे। एज यूजुअल वांग जी ने वी की फिंगर को इस बार पूरी तरीके से स्टक किया एंड सेक्सुअल वे में किया। हालांकि बस उस वी को फेल हुई, एंड फिर उसने वी की कमर को पकड़ा और किस कर लिया। जेडन ने कहा ये तो 8 साल का है, एंड मून ने कहा हाँ हाँ। बच्चों ने तालियां बजाई, और जितने भी वो थे, यानी कि जितने कैमरामैन थे, फोटोज लिए गए। और इस प्यारे से मोमेंट के साथ सब एक दूसरे को हंसकर देख रहे थे। इस प्यारी सी सीरीज का द एंड होता है। इसका फ्रेम में आगे खींच दूं। वांग जी हमेशा से पॉसेसिव था, एंड वी वुजान के लिए वो हमेशा पॉसेसिव बना रहा। बट वी वुजान ने कुछ साल बाद वांग जी की कंपनी में जॉब कर लिया, इसके बाद उसने दूसरी कंपनी में की। बट वांग जी उसके लिए हिडन बॉडीगार्ड अभी भी रखता था। उसका दिल इन सबसे पूरा नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसने अपने बेबी को भी काफी स्ट्रिक्ट में रखा, मतलब कि आगे पीछे हमेशा से बॉडीगार्ड रखता था। हालांकि बच्चों के ऊपर वैसा बंदिशें नहीं थी, क्योंकि वी वुजान से वो ज्यादा ही सेंसिटिव था। बट वो आज भी इतना ही जेलस होता था। वो आज भी उतना ही पसंद नहीं करता था। धागे से लेकर चाहे जो कुछ की चीजें, उसे कभी कोई चीज पसंद नहीं आई, एंड अभी भी वो बुरा मान जाता था अगर वे वजन किसी से बात कर लेता था। स्टिल वे वजन के साइड से भी सेम ही था, एंड वो भी बहुत ज्यादा जेलस होने लगा था। डे बाय डे वे वजन का प्यार उससे बढ़ता गया, एंड उनकी जिंदगी में दोबारा वैसी कोई गम नहीं आई, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को समझा। डाइवर्स, जो चीजें डाइवर्स से शुरू हुई थी, वो चीजें एक प्यार और एक अच्छे मुकाम पे आकर खत्म हुई। उनकी गोद में उनके बच्चे थे, जो कि अब बड़े हो रहे थे। वो अब अपनी जवानी को, अपने आगे के एज को अपने नन्हे नन्हे बच्चों में देख रहे थे। जो चीजें वो ना कर पाए, उन्होंने अपने बच्चों को करवाने की सोची। सब कुछ स्मूथ था। जियाबे को एक पल के बाद एहसास हो चुका था कि जियान चिंग के लिए उसका बस अट्रैक्शन था, क्योंकि जब वो इंटर्न के लिए दूसरी कंट्री गया, तब उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। वही जियान चिंग, जब वो हरदम हर तरफ से अकेला पड़ गया, न लानजान से राब्ता हुआ, न वीइंग से। दीदी की शादी हो चुकी थी, एंड जेडन पढ़ने के लिए दूसरी कंट्री चला गया था, एंड पूरी तरीके से अकेला हो गया। तब उसे बहुत ज्यादा अकेलापन हुआ, एंड उसे बहुत ज्यादा एहसास हुआ इस बात का कि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया था। उसने कभी भी उस भाई को अटेंशन वैसा नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए था, क्योंकि जियान चिंग बड़ा था। इस चक्कर से वो भी वुजान के घर काफी आने जाने लगा। बट वही था ना कि भी वुजान की तरफ से उसका टेंशन उतना नहीं था। हालांकि जेबुजुन से हमेशा इत्मीनान दिलवाते, आज नहीं तो कल विंग माफ करती का, इतना परेशान ना हो। कुछ साल बाद
जेडन ने मून को प्रपोज किया था। वक्त के साथ उन्हें इस बात का एहसास हुआ, आखिरकार टॉप और बॉटम का कॉन्सेप्ट क्या ही है। कहने के लिए टॉप और बॉटम होते हैं, ये तो ट्रीट करने की वे पे जाता है। कौन किसी की तरह ट्रीट करना चाहता है? टॉप और बॉटम तो बस दिखाने के ढकोसले हैं। एंड देन उन्होंने अपनी टॉप और बॉटम की मार मूर को छोड़ के एक दूसरे को प्रपोज किया। आई होप कि इसमें सब कुछ क्लियर हो। रही बात लानजान की बहन की, उन्होंने कभी अपनी पहचान दोबारा रिवील नहीं की, क्योंकि अब उनकी जिंदगी लान फैमिली से जुड़ी हुई उस लड़की की तरह नहीं थी जो कभी बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी थी। अब उनकी अपनी पहचान थी, वो एक फेमस एक्ट्रेस थी। गाइस, आई डोंट थिंक मैं संडे का सीरीज ला पाऊंगी। मुझे सर्दी बहुत ज्यादा, मेरी बहुत ज्यादा सिर में अभी दर्द हो रहा है। आई डोंट नो कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, बस किसी तरह मैं खत्म करना चाहती थी। तो अपना ख्याल रखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। लव यू ऑल।